वेलकम बैक लॉन्डो। आ गए हम फिर से एक नए धमाकेदार एपिसोड के साथ। और भाई सुनो, इस बार का पार्ट पूरा ब्लास्ट होने वाला है। फोन साइड रख लो, पॉपकॉर्न ले लो और तैयार हो जाओ जबरदस्त एक्शन और इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए। और हाँ भाई लोग, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो सुपर चैट भेजना मत भूलना। जो भाई सुपर चैट भेजता है उसका नाम आता है अगले वीडियो के शाउट आउट में। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में लिखो। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। इशिकी ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुराया। अब जाकर उसे समझ आया कि मादारा का क्लोन असल में टाइम लिमिटेड था। इशिकी ने मौके का फायदा उठाया और जबरदस्त हमला शुरू किया। मादारा ने भी जवाब में एक सीधा पंच मारा। पूरा स्पेस अचानक एक जबरदस्त शॉक वेव से हिल उठा। दोनों की ताकतें टकराईं। तभी इशिकी ने अचानक अपनी ब्याकुगन को एक्टिवेट किया और दो काले रॉड्स बिजली सी रफ्तार में मादारा के शरीर में धंस गए। कमजोरी देखते ही इशिकी ने पूरी ताकत से एक किक मारी। मादारा मुंह से खून उगलता हुआ सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। वो अब भी संभल भी नहीं पाया था कि इशिकी फिर से उसकी ओर टेलीपोर्ट हो गया। एक शानदार स्पिन लेकर आसमान से नीचे गिरा और मादारा को जमीन में गाड़ दिया। फिर उसने हाथ उठाकर धीरे से कुछ बुदबुदाया। एक विशाल काला घनाकार क्यूब हवा में प्रकट हुआ जो सीधा मादारा के ऊपर आकर गिर पड़ा। इशिकी ने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और बोला, काफी बढ़िया फाइटर है ये। फिर मुड़कर छोटे टेंटेल की ओर बढ़ गया। लेकिन तभी वो काला क्यूब अचानक आसमान की ओर उछल गया और उसके नीचे से मादारा की पागलपन भरी हंसी गूंज उठी। माइट गाय के बाद ये दूसरा इंसान था जिसने उसे इतना उत्साहित किया था। इशिकी का चेहरा गंभीर हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान उसके ब्लैक क्यूब को तोड़ पाएगा। वो तो ओत्सुत्सुकी ग्रह के खास मटेरियल से बना था जिसकी डेंसिटी स्टील से 1000 गुना ज्यादा थी। मादारा ने पहले नारुतो की यादें देखी थी। उसे पता था कि आम सुसानों से इशिकी को हराना मुमकिन नहीं, इसलिए उसने अपने लिम्बो क्लोन्स को आगे भेजा, जबकि उसका असली शरीर सेज मोड के लिए नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा। मादारा का सेज मोड पर कंट्रोल हाशिरामा जितना परफेक्ट नहीं था। वो सेकंडों में एक्टिवेट नहीं कर पाता था। उधर इशिकी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था ताइजुत्सु। देखते ही देखते मादारा का लिम्बो क्लोन्स इशिकी की ब्लैक रॉड से पूरी तरह जकड़ गया। जब उसे काफी नेचुरल एनर्जी मिल गई तो मादारा ने हाथ जोड़कर गरजते हुए कहा, वुड स्टाइल वुड ह्यूमन टेक्निक। और उसी पल सुसानो की कवच लकड़ी के दानव पर चढ़ने लगी। कुछ ही देर में आर्मर्ड वुडन जायंट धरती आसमान के बीच खड़ा था। मादारा ने अपने इस क्रिएशन को देखकर मुस्कुराया, अब तो कुछ मजा आएगा। इशिकी ने उस विशाल वुडन जायंट को देखा। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आ गईं। पहले सास्के ने सुसानो में नेचर लाइटनिंग डाली थी, अब ये नया कॉम्बिनेशन सुसानो प्लस वुड स्टाइल। वो सोचने लगा, ये लोग सच में आम इंसान नहीं हैं। उसने अपनी सुकुनाही कोना से मादारा के वुडन जायंट को छोटा करने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वुड स्टाइल खुद में जीवित चक्रा वाला जुत्सु है। मादारा ने फौरन समझ लिया कि उसकी टेक्निक वर्क नहीं कर रही और उसने वुडन जायंट को कंट्रोल करते हुए कुबिकिरी बोचो जैसी विशाल तलवार निकाली जो ऊपर से नीचे तक इशिकी पर बरस पड़ी। उस वार में सुसानो की तबाही की ताकत भी थी और वुड स्टाइल की स्पीड एडवांटेज भी। इशिकी किसी तरह उछलकर उस वार से बच गया, पर उसकी आंखों में हैरानी थी। इतनी स्पीड, ये नामुमकिन है। मादारा पहले ही उसके मूव्स का अंदाजा लगा चुका था। उसी वक्त उसने इंड्रा का लाइटनिंग स्ट्राइक छोड़ा जो सीधा इशिकी की लोकेशन की तरफ बढ़ा। इशिकी ने ठंडे स्वर में हुम्फ कहा, फिर अचानक गायब हो गया और जब दोबारा दिखा वो वुडन जायंट के पीछे था। उसने जबरदस्त स्पीड से आगे बढ़कर मादारा के सिर पर एक तगड़ी किक मारी। मादारा ने भी फौरन पलटकर एक जबरदस्त पंच मारा। उनकी टक्कर से जमीन आसमान कांप उठा। गर्जना ऐसी मानो पहाड़ फट गए हों। जब धुआं छंटा, वुडन जायंट का हाथ टूट चुका था, पर इशिकी अपनी ओत्सुत्सुकी रिकवरी की बदौलत फिर से पूरी तरह ठीक हो चुका था। इशिकी मुस्कुराया और बोला, इंसान होकर भी इतनी जबरदस्त पंच काबिले तारीफ है, बस अफसोस सब बेकार है। इसी बीच नारुतो और सास्के ने अमेगाकुरे के बाहरी इलाका में अकात्सुकी के पुराने बेस को ट्रैक कर लिया। नारुतो ने सेंसिंग से चेक किया, इशिकी वहां मौजूद नहीं था। बेस में मौजूद इंद्र से फालतू टकराव से बचने के लिए नारुतो ने आसपास फ्लाइंग राइजन का मार्क छोड़ दिया और फिर सास्के के साथ इशिकी के 10 टेल्स स्पेस की ओर बढ़ गया जहां उसके मिलने की संभावना सबसे ज्यादा थी। सास्के ने स्पेस पोर्टल खोला, दोनों उसके अंदर चले गए। उधर इशिकी के लगातार हमलों से मादारा का आर्मर्ड वुडन जायंट पूरी तरह बिखर चुका था। जब इशिकी का पैर मादारा के सीने से टकराने ही वाला था, अचानक मादारा की जगह सास्के का फिगर आ गया और उसी पल नारुतो ने 6 पाथ्स सेज मोड एक्टिवेट कर मादारा के सामने खड़ा हो गया। इशिकी ने दोनों को देखकर गुस्से में कहा, उस दिन जिगेन के शरीर में जो बेइज्जती हुई थी, आज उसका ब्याज समेत हिसाब दूंगा। मादारा ने ताना मारते हुए कहा, तुम लोग हर बार टांग अड़ाने चले आते हो, बिना तुम्हारे भी मैं इसे हराने वाला था। नारुतो मुस्कुराया, अब तू थोड़ा रेस्ट ले ले मादारा, इस टाइप के बंदे के लिए तुम्हारी एंट्री जरूरी नहीं है। वो सास्के की तरफ देखकर बोला, चल आज इसे असली क्लास दिखाते हैं। दोनों बिजली की स्पीड में
इशिकी की तरफ झपट्टे। इशिकी को अब एक साथ सास्के और नारुतो दोनों से लड़ना पड़ रहा था। ऊपर से मादारा के अचानक अटैक का भी डर। इतना प्रेशर तो एक ओत्सुत्सुकी भी महसूस कर सकता था। वो तेजी से आसमान में उड़ा और फिर अपने दाकोकुटेन से हथियारों की बौछार छोड़ दी। काले रॉड्स बारिश की तरह बरसने लगे। नारुतो ने फौरन अपनी ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स से ऊपर एक शील्ड बनाई जो तीनों को प्रोटेक्ट करने लगी। असल में इशिकी का मकसद था बस टाइम गेन करना। तीनों से एक साथ लड़ना समझदारी नहीं थी। वो फौरन छोटे टेंटेल्स की ओर उड़ा और उसे अपने दाकोकुटेन में एब्जॉर्ब कर लिया। जब ब्लैक रॉड्स की बारिश थमी तब तक इशिकी टेंटेल्स के साथ स्पेस से भाग चुका था। मादारा ने उसे भागते देखकर ठहाका लगाया। पूंछ दबाकर भाग गया। क्या नजारा था। और फिर बोला, सब तुम्हारी वजह से हुआ सास्के। तुम्हारे अचानक आने से वो पका हुआ शिकार उड़ गया। नारुतो ने मुस्कुराते हुए सिर खुजाया। छोड़ ना मादारा, इतना भी बुरा नहीं हुआ। वो सोचने लगा, मादारा से पिछली बार उसकी सही फाइट वैली ऑफ द एंड के बाद हुई थी। उसे पता था मादारा बहुत स्ट्रांग हो चुका है, पर ये उम्मीद नहीं थी कि टेल बीस्ट सपोर्ट बिना भी वो इशिकी से टक्कर ले पाएगा। नारुतो हंसते हुए बोला, चिंता मत कर, वो तक उड़कर नहीं जाएगी। असल में जब वो लड़ रहे थे, नारुतो ने चुपके से फ्लाइंग राइजन मार्क इशिकी के शरीर पर छोड़ दिया था। उसने हाथ मादारा और सास्के के कंधों पर रखे और कहा, चलो अब वक्त आ गया है अकात्सुकी को हमेशा के लिए मिटाने का। दूसरी ओर इशिकी बेस पर वापस पहुंचा, जहां इंद्र और ब्लैक जेत्सु उसका इंतजार कर रहे थे। उसने दाकोकुटेन से छोटे टेंटेल्स को रिलीज किया और बोला, अब मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। इंद्र पहली बार टेंटेल्स को सामने देख रहा था। वो बोला, इसका चक्रा तो वाकई डराने वाला है। वहीं ब्लैक जेत्सु के चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान थी। टेंटेल्स मिल गया, मतलब माँ कागुया को जिंदा करने का सपना अब और पास है। इशिकी ने हाथ फैलाकर टेंटेल्स की चक्रा एब्जॉर्ब करना शुरू किया। तभी अचानक नारुतो, सास्के और मादारा तीनों उसके सामने प्रकट हुए। ब्लैक जेत्सु ने मादारा को देखकर डर के मारे इशिकी के पीछे छिपते हुए उसकी पीठ पर बने फ्लाइंग राइजन मार्क की ओर इशारा किया। यही वजह है कि ये तीनों यहाँ आ पहुंचे हैं। फिर उसने यिन यांग शील्ड से वो मार्क मिटा दिया। मादारा ने ये देखकर आंखें सिकोड़ लीं और ठंडे स्वर में बस इतना कहा, हाँ। उसे अच्छी तरह याद था कि ब्लैक जेत्सु ने कभी उसका दिल निकाल दिया था, इसलिए वो उसकी हर चाल समझ रहा था। उसी पल इशिकी के शरीर से जबरदस्त चक्रा ब्लास्ट उठा। उसने गुस्से में कहा, आज ही तुम्हारा अंत होगा नारुतो, तुम सबका। वो बोला और थका हुआ छोटा टेंटेल फिर से अपने दाकोकुटेन में समा गया। लेकिन नारुतो, सास्के और मादारा तीनों ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उनकी नजरें एक ही जगह टिक गई थीं, इंद्र पर, क्योंकि इशिकी और इंद्र का साथ होना साफ बताता था कि पीछे से ब्लैक जेत्सु कुछ बड़ा खेल खेल रहा था। अचानक इशिकी की आंखों की पुतलियां फैल गईं, जमीन फट गई और सैकड़ों काले रॉड्स नारुतो, सास्के और मादारा के पैरों तले उभर आए। तीनों ने एक साथ हवा में छलांग लगाई। इशिकी ने एक नजर इंद्र पर डाली और बोला, निंजा वर्ल्ड को गिराने का वक्त आ गया है। फिर वो मादारा के पास फ्लैश हुआ और अपना स्पेस पोर्टल खोलकर उसे खींचते हुए अंदर चला गया। नारुतो और सास्के उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी इंद्र बीच में आ खड़ा हुआ। उसकी सुसानो की तलवार सीधे उनकी ओर दागी गई। सास्के ने भी अपनी सुसानो की ब्लेड से उस वॉर को काउंटर कर दिया। दोनों ब्लेड्स टकराईं और चारों ओर एनर्जी फैल गई। नारुतो ने इस बार अटैक नहीं किया, बल्कि अपनी आंखें बंद करके बेत्सु तेंजुई एक्टिवेट की। उसने गंभीर स्वर में कहा, सेज ऑफ सिक्स पाथ से मेरी मुलाकात हुई थी। फिर उसने वो आखिरी संदेश बताया जो सेज ने उसे इंद्र के लिए कहा था। उनसे कहना, मुझे अफसोस है। नारुतो बोला, इंद्र तुम भी शुरू से बुरे नहीं थे, सिर्फ एक गलत फैसला था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सुनते ही इंद्र का चेहरा बदल गया। वो चिल्लाया, झूठ, सेज ऑफ सिक्स पाथ ऐसा कभी नहीं कहेंगे। नारुतो ने शांत आवाज में कहा, अगर तुम वाकई महसूस कर सको तो देखो, सास्के के अंदर भी उसी सेज का चक्रा बह रहा है। वो तुम्हें मान चुके हैं, यही सबसे बड़ा सबूत है। इंद्र ने सिर पकड़ लिया। उसका मन जैसे फटने लगा। बस करो, अपनी झूठी जुत्सु से मेरा दिमाग मत बिगाड़ो। नारुतो ने जवाब में अपने हाथों में सिक्स पाथ्स रासेंगन बनाया और तेजी से उसकी ओर दौड़ा। इंद्र, एक सच्चा योद्धा दिल से समझ सकता है कि दूसरा क्या महसूस करता है। पिछली लड़ाई में तुमने हमें मारने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि कहीं न कहीं तुम भी सच्चाई जानते हो। रासेंगन नजदीक आते ही इंद्र ने घबराकर अपने हाथ फैलाए और सिक्स पाथ्स लाइटनिंग से पलटवार किया। दोनों हमले टकराए, आसमान चमक उठा और पूरा बेस विस्फोट में बिखर गया। एनर्जी के बीच दोनों, नारुतो और इंद्र, मानो तारों के महासागर में आमने सामने तैर रहे थे। दोनों अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। अचानक चारों तरफ चमकती हुई तारों की आकाश गंगा प्रकट होती है। वहीं आमने सामने खड़े हैं नारुतो और इंद्र। इंद्र पहली बार ऐसी जगह देखकर कुछ समझ नहीं पाता और हैरान खड़ा रहता है। नारुतो मुस्कुराकर उसे समझाता है, यहाँ एक दूसरे के सामने होना इस बात का सबूत है कि वे अब सिर्फ एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहे, बल्कि कहीं न कहीं उनके दिलों में एक दूसरे के लिए स्वीकार्यता और जुड़ाव पैदा हो चुका है। इंद्र के दिल की गहराइयों में वह खुद भी मानता है कि नारुतो साधारण नहीं है, लेकिन हमेशा से यह मानने वाला कि ताकत ही सब कुछ है, वह अब किसी पर भी भरोसा नहीं करता। नारुतो मुस्कुराकर कहता है कि वह इंद्र के पहले किए गए चुनावों को गलत नहीं मानता। पहले नारुतो हागोरोमो द्वारा बताई गई राह पर चलते हुए
वास्तव में मानव जगत को थोड़े समय के लिए शांति और उन्नति दिलाई थी। लेकिन जब वह विनाशकारी जाति प्रकट हुई तब पता चला कि बिना शक्ति के सहारे बनी शांति कितनी नाजुक होती है। यह सुनकर इंद्र हैरानी से नारुतो को देखता है। सामने खड़ा यह लड़का वास्तव में 16 साल का नहीं लगता। वह पूछता है, तुम आखिर हो कौन? नारुतो अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाता है। सच जानना है तो मेरी मुट्ठी से टकराओ। थोड़ी देर के बाद इंद्र आगे बढ़ता है, लेकिन मुट्ठी टकराने के बजाय उसका हाथ नारुतो के शरीर को पूरी तरह भेद देता है। फिर भी नारुतो के चेहरे पर दर्द नहीं, बस शांत मुस्कुराहट। तभी उनके पास हागोरोमो प्रकट होते हैं। यह वही व्यवस्था थी जो हागोरोमो ने उस समय की थी जब उन्होंने नारुतो को शक्ति प्रदान की। जैसे ही नारुतो इंद्र के चक्र के मूल को छूता, हागोरोमो की शेष चेतना स्वयं सामने आ जाती। हागोरोमो धीरे से कहते हैं, बहुत समय हो गया इंद्र। अपने पिता को देखकर, जिसे वह सदियों से नफरत करता आया था, इंद्र का चेहरा सख्त हो जाता है। वह पूछता है, यह सब क्या है? नारुतो कुछ बोलता उससे पहले हागोरोमो खुद समझाना शुरू कर देते हैं। पिछली बार नारुतो से मिलने पर उन्हें महसूस हुआ था कि इंद्र और असुरा की आत्माएं फिर से इस दुनिया में जन्म ले चुकी हैं। इसीलिए शक्ति देते समय उन्होंने यह चेतना चिन्ह छोड़ा था ताकि आज यह पल फिर से खुल सके। फिर वे स्वीकार करते हैं, बीते समय में गलती उनकी ही थी। उनकी ही वजह से इंद्र और असुरा एक दूसरे के शत्रु बने। यह द्वेष हजारों वर्षों तक चलता रहा। इंद्र बाहर से शांत रहता है, लेकिन भीतर यह शब्द उसे गहराई तक छू जाते हैं। वह कहता है, अब यह सब मायने नहीं रखता। मैं इस जन्म में स्वयं असुरा के साथ यह संघर्ष समाप्त करूंगा। हागोरोमो उसे रोकते नहीं, बस कहते हैं, तुम प्रतिशोध लेना चाहते हो, यह समझ में आता है, लेकिन उससे पहले यह दुनिया ही नष्ट हो सकती है। वे जल की सतह को हिलाते हैं। उसमें ओत्सुत्सुकी कबीले का आगमन और पूर्व जन्म की प्रलयकारी लड़ाइयां दिखाई देती हैं। यह देखकर इंद्र का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह धीमे स्वर में पूछता है, यह आखिर क्या है? वहीं शरीर घायल होने के बावजूद नारुतो फिर से अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाता है। अगर सच जानना है तो मेरी मुट्ठी से टकराओ। इंद्र उसके सच को जानने की इच्छा में धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। इंद्र ने थोड़ी देर सोचा और इस बार आखिरकार नारुतो की मुट्ठी से अपनी मुट्ठी टकरा दी। सारी सच्चाई देखने के बाद उसका मन लंबे समय तक शांत नहीं हो पाया। अब उसे समझ आ चुका था कि नारुतो भविष्य को ऐसे कैसे देख पा रहा है। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया का आगे का समय इतना भयानक होगा। इसी बीच हागोरोमो की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी चेतना अब समाप्त होने वाली है। वह कुछ पल चुप रहे, फिर एक बार फिर इंद्र से माफी मांगी और आशा की कि आगे आने वाले समय में वह नारुतो का साथ देगा। यह सुनकर इंद्र हंस पड़ा। हजारों सालों में यह सबसे बड़ा मजाक था जो किसी ने उससे कहा था। वह बोला, दुनिया के विनाश की चाह तो मेरी ही है, यह मत भूलो। लेकिन हागोरोमो सच्चाई जानते थे। इंद्र का नफरत करना इस दुनिया या इस ग्रह से नहीं था। वह सिर्फ उस निंजा व्यवस्था से नफरत करता था जो गलत नींव पर बनाई गई थी। धरती से, इस ग्रह से वह अब भी प्यार करता था। अपने अंत से पहले हागोरोमो ने अपनी अंतिम शक्ति से नारुतो के शरीर को पूरी तरह ठीक किया और इंद्र को उसकी जिम्मेदारी के रूप में नारुतो के हवाले कर दिया। नारुतो मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, जिस तरह मैंने सास्के को समझाया था उसी तरह तुम्हें भी समझा लूंगा। इसके साथ ही हागोरोमो की आकृति पूरी तरह गायब हो गई। दोनों वापस वास्तविक दुनिया में लौट आए। नारुतो ने इंद्र को तुरंत समझाने की कोशिश नहीं की। वह बस बोला, मैं और सास्के अभी रिवाज की घाटी जा रहे हैं। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। इसी दौरान दूसरे स्थान पर मादारा और ईशिकी के बीच विनाशकारी युद्ध चल रहा था। क्योंकि ईशिकी ने बहुत सारा बीजू चक्रा अवशोषित कर लिया था, इस बार स्पष्ट था कि मादारा संघर्ष में दबाव में था। ईशिकी का हर हमला 8 द्वार जैसी अत्यधिक विनाशकारी शक्ति लिए हुए था, इतना कि मादारा भी कह उठा, ये सचमुच एक दानव है। मादारा ने पूरा सुसानो सक्रिय किया और अपनी दैवीय वृक्ष जाल तकनीक का उपयोग किया। धरती फटी और विशाल लकड़ी की बेलें निकलकर ईशिकी को बांधने लगी। लेकिन ईशिकी की गति सबसे ऊपर थी। वह इस बांध को कुछ ही पलों में तोड़ देता है और सीधे मादारा के सामने पहुंच जाता है। वह अपने हाथ में एक विशाल काला घन बनाकर पूरी ताकत से मादारा की ओर फेंकता है। मादारा 5 स्तरीय सुसानों से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह घन इस्पात से 1000 गुना भारी था। आखिरकार रक्षा टूट जाती है और मादारा सैकड़ों मीटर गहरे गड्ढे में गिर जाता है। ईशिकी वह घन छोटा करता है और अंतिम प्रहार के लिए नीचे उतरने लगता है। तभी एक तेज पीली चमक हवा में है। नारुतो तेजी से नीचे आता है और मादारा को उससे छीन लेता है। उसके पीछे समय स्थान द्वार से सास्के और इंद्र भी निकलते हैं। ईशिकी भौहें चढ़ाकर पूछता है, इंद्र तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? इंद्र मुस्कुराते हुए कहता है, मुझसे आदेश के लहजे में बात मत करो। इंद्र ओत्सुत्सुकी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। वह नारुतो की मदद भी नहीं करेगा और ईशिकी ये सर की भी नहीं। ईशिकी ने यह सुनते ही ठंडा सा हूंफ किया, लेकिन वह बिल्कुल घबराया नहीं, क्योंकि उसने पहले से नागातो के शरीर पर अपनी इच्छा की मुहर छोड़ रखी थी। अब उसका मकसद साफ था, इस शरीर का उपयोग करके नारुतो और सास्के को खत्म करना, ताकि अपने अगले पुनर्जन्म के लिए सबसे बड़ा खतरा रास्ते से हटाया जा सके। नारुतो और सास्के एक साथ ईशिकी पर टूट पड़े। ईशिकी अपने काले चक्र डंडों को घुमाता हुआ
दोनों के हमले रोकते हुए पीछे नहीं हट रहा था, क्योंकि उसने 10 पूंछ 10 टेल्स की भारी मात्रा में शक्ति अवशोषित कर ली थी। अब उसकी ताकत उस समय से भी कहीं ज्यादा थी जब उसने पहली बार नारुतो से लड़ा था। नारुतो एक पल की चूक में सीधे इशिकी की लात से उड़ गया। सास्के ने यह देखते ही तुरंत रिन्नेगन का स्वैप तकनीक अमेनो तेजिकारा इस्तेमाल किया और एक ही पलक झपकते इशिकी के पीछे प्रकट होकर अपनी कुसानागी तलवार से वार किया। लेकिन इशिकी बिना मुड़े केवल एक काले दंड से उस वार को आसानी से रोक देता है और फिर सास्के को भी लात मारकर दूर फेंक देता है। धूल के बीच दोनों उठकर अपने कपड़ों से रेत झाड़ते हैं। नारुतो हल्के से मुस्कुराकर कहता है, समझ गया, तू पहले से ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। साथ ही वह 6 पाथ्स रूप सक्रिय कर देता है और सास्के के साथ इशिकी को असली सबक देने की तैयारी करता है। इशिकी अभी अपनी शक्ति पर घमंड कर ही रहा था कि नारुतो उसकी पीठ के पीछे अचानक प्रकट हो जाता है। इशिकी कुछ समझ पाता उससे पहले ही नारुतो का घूंसा उसकी जबड़े पर बैठ चुका था। इशिकी संतुलन खोते ही वह तुरंत काले घनाकार घातक वस्तुएं आकाश में बुलाता है। नारुतो और सास्के तेजी से बचते हुए धीरे धीरे उसके करीब आते जा रहे थे। दोनों एक साथ घूंसों का भारी हमला करते हैं। इशिकी तुरंत खुद को सिकोड़ देता है और पीछे प्रकट होकर फिर से आक्रमण करता है, लेकिन नारुतो जैसे पहले से ही उसकी चाल पड़ चुका था। वह सही कोण पर शरीर झुकाकर हमले से दूर निकल जाता है। सास्के का चिदोरी आगे बढ़ता है। इशिकी फिर से सिकुड़कर बच जाता है। तीनों अब खालिस ताइजुत्सु शरीर कला की लड़ाई में भिड़ जाते हैं और इशिकी हैरान है एक इंसान उसका हजारों सालों का ताइजुत्सु कैसे पकड़ सकता है। नारुतो हाथ झटकता हुआ थोड़ा झुंझलाकर कहता है, तुम ओत्सुत्सुकी लोग सच में बहुत चीट हो। हीलिंग पावर भी अनलिमिटेड, उम्र भी हजारों साल की। भाई कुछ तो फेयर रखो। इशिकी यह सुनकर उन्हें एक ऑफर देता है, अगर तुम दोनों मेरे संगठन में शामिल हो जाओ तो मैं पुरानी बातों को भूल सकता हूँ। यह सुनते ही नारुतो की भावनाएं फट जाती हैं। वह गरजते हुए कहता है, तूने जिन बच्चों को प्रयोगों में मारा उन्हें भी भूल जाए, जिन लोगों का घर उजाड़ा उनको भी भूल जाए, यहाँ तक कि कुरामा ने भी तुझे रोकने के लिए अपनी जान जला दी थी। तुझे खत्म करने के लिए मैं 1 सेकंड भी इंतजार नहीं करूंगा। नारुतो की भावना इतनी उफान पर थी कि उसके शरीर से चक्र ऐसे उठने लगे जैसे सूरज फट रहा हो। इशिकी को यकीन नहीं हो रहा था कि नारुतो का चक्र स्तर अब ओत्सुत्सुकी उच्च श्रेणी के बराबर था। वह आंखें तिरछी कर पूछता है, कहीं तुमने गलत व्यक्ति को शत्रु तो नहीं चुन लिया? लेकिन चाहे वजह कुछ भी हो, नारुतो को इस दुनिया से हटाना इशिकी के लिए जरूरी था। वह अपनी सितारा आकार वाली आंख को सक्रिय करता है। आकाश से नुकीले स्तंभ नारुतो के सिर पर गिरने लगते हैं। नारुतो सोने जैसी रोशनी में गायब होता है और हर प्रहार से परफेक्ट तरीके से बच निकलता है। आकाश में एक सुनहरी और एक सफेद चमक कड़कती बिजली की तरह टकराने लगती है। इशिकी अब समझ चुका था, ताइजुत्सु में भी वह नारुतो पर बढ़ता हासिल नहीं कर पा रहा था। पॉपकॉर्न ले लो। वो चाहे जितना भी कोशिश करे, नारुतो पर जरा भी बढ़त नहीं ले पा रहा था। हर बार की टक्कर में उसे नारुतो के मुक्कों से निकलती वो दबाव भरी लहर और चीखती हुई ताकत महसूस होती थी। अचानक नारुतो ने बिजली सी तेज एक किक मारी। इशिकी सीधा जमीन में जा धंसा। अगले ही पल सुनहरी रोशनी चमकी। नारुतो आसमान से गिरते हुए उसकी छाती पर आकर उतरा। इशिकी की आंखें सिकुड़ गईं। वो तुरंत अपने शरीर को छोटा करके गायब हो गया। जमीन धंस चुकी थी, लेकिन वहां नारुतो का नामो निशान नहीं था। उसका चक्रा भी पूरी तरह छिप चुका था। लेकिन यहाँ कोई आम लड़ाई नहीं चल रही थी। ये था शिपुडेन लेवल का बैटल, जहाँ इशिकी की जरा सी बुरी नीयत भी नारुतो से नहीं बच सकती थी। अचानक नारुतो के हाथों में एक विशाल गेंट रासेंगन बनने लगा और उसने उसे पीछे की जमीन पर दे मारा। इशिकी चौंक गया, फिर ठंडी मुस्कान दी। उसे यकीन था कि वो अब भी चक्रा को अब्सॉर्ब कर सकता है, भले ही अपने छोटे रूप में हो। पर नारुतो के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अचानक उसके आसपास बिखरे हुए पत्थर सफेद धुएं में बदलने लगे और उनमें से निकल आए अनगिनत नारुतो के शैडो क्लोन। हर एक क्लोन के हाथ में था एक और गेंट रासेंगन, जो चारों दिशाओं से एक साथ इशिकी पर टूट पड़े। ये नजारा देखकर इशिकी के चेहरे का रंग उड़ गया। इतनी भारी संख्या के हमलों को वो एब्सॉर्ब ही नहीं कर सकता था। जल्दबाजी में उसने अपनी सफेद आंखें खोली, सुकुना हिकोना एक्टिवेट किया, हर एक रासेंगन को छोटा करने की कोशिश की, लेकिन उस छोटे रूप में वो किसी भी शैडो क्लोन को हरा नहीं पा रहा था। उधर जिन क्लोन के रासेंगन अब्सॉर्ब हो गए थे, उन्होंने नेचुरल एनर्जी खींची और तुरंत दूसरी लहर का अटैक शुरू कर दिया। लगातार होते हमलों ने इशिकी को न तो बड़ा होने दिया, न भागने का मौका दिया। नारुतो शांत भाव से बोला, हर पेड़ में एक कमजोरी होती है और तेरी वो कमजोरी नीचे ही छिपी है। इतना कहते ही सास्के और मादारा ने मौके का फायदा उठाया और तीनों ने मिलकर इशिकी को चारों तरफ से घेर लिया। बिना टेंटेल्स की शक्ति के इशिकी उनके सामने टिक नहीं पाया। मौत के कगार पर उसने जबरदस्ती एक स्पेस
टाइम पोर्टल खोला और किसी तरह अपनी बेस की तरफ भाग गया। मादारा ने पूछा, तो तूने उसे ऐसे ही जाने दिया? नारुतो ने गहरी सांस ली। जब से मैंने ब्लैक जेत्सु को आकात्सुकी में देखा, मुझे पता था वो इशिकी को इस्तेमाल करके कागुया को रिवाइव करना चाहता है, और अगर ऐसा है तो हम उस फ्लो को यूज करेंगे। कागुया को कंट्रोल में लेना ही ओत्सुत्सुकी से बदला लेने की पहली और सबसे जरूरी स्टेप है। अगर बात नहीं बनी तो हम तीनों मिलकर उसे फिर से सील कर देंगे। मादारा हल्के से मुस्कुराया। तू अब भी उतना ही भोला है जितना पहले था। लेकिन नारुतो जानता था, उसने उस क्रूर भविष्य को देखा था और अब वो हर संभावित मौका को पकड़ना चाहता था जिससे जीत की एक छोटी सी उम्मीद भी बची रहे। इस बीच आकात्सुकी के नॉर्दर्न बेस में ब्लैक जेत्सु अंदर ही अंदर उत्साहित था, क्योंकि कागुया के रिवाइवल का दिन अब पास आ गया था। उसने घायल इशिकी की तरफ देखा और कहा, तू जानता है नारुतो इतना ताकतवर क्यों है? इशिकी ने हल्का सा सिर घुमाया। बोल, सुन रहा हूँ, ब्लैक जेत्सु बोला। क्योंकि उसके अंदर हैं 10 टेल्स से निकले हुए सारे टेल्ड बीस्ट्स के हिस्से, और इंसानों ने एक ऐसी तकनीक बनाई जिससे वो इन बीस्ट्स को अपने अंदर सील कर सकते हैं। जिसमें बीस्ट सील हो जाए उसे कहते हैं जिनचुरिकी। जिनचुरिकी न सिर्फ बीस्ट का चक्रा यूज कर सकता है, बल्कि उसकी हीलिंग और स्टेमिना भी असामान्य होते हैं। और अगर तू चाहे तो 10 टेल्स को अपने अंदर सील करके तू खुद बन सकता है उसका जिनचुरिकी। ओत्सुत्सुकी ब्लड लाइन के साथ कंबाइन होकर तेरी पावर अकल्पनीय लेवल तक पहुंच जाएगी। इशिकी ये सुनकर चुप हो गया, आंखों में हल्का सा हैरानी का भाव। तो मतलब टेल्ड बीस्ट को सील करना हमारे डिवाइन फ्रूट को निगलने जैसा ही है? कुछ देर सोचने के बाद उसने ब्लैक जेत्सु से पूछा, तो बताओ मैं कैसे बन सकता हूँ 10 टेल्स जिनचुरिकी? ब्लैक जेत्सु मुस्कुराया और उसे एक गहरे पहाड़ी गुफा में ले गया, जहां डेमोनिक स्टैच्यू ऑफ द आउटर पाथ को रखा गया था। ये वही प्रतिमा थी जिसे नारुतो ने जानबूझकर ब्लैक जेत्सु को खोजने दिया था, क्योंकि उसके हर कदम के पीछे एक ही मकसद था, कागुया को रिवाइव कराना। ब्लैक जेत्सु ने योजना बताई, अगर इस डेमोनिक स्टैच्यू ऑफ द आउटर पाथ को तेरे छोटे 10 टेल्स को निगलने दिया जाए तो दोनों एक हो जाएंगे और फिर तू बन जाएगा नए 10 टेल्स का जिनचुरिकी। वो ये नहीं जानता था कि ऐसा होने के बाद इशिकी कितना शक्तिशाली बनेगा, पर अपनी माँ कागुया को वापस लाने के लिए उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद इशिकी ने अपने दाइकोकुतेन के अंदर से छोटा 10 टेल्स बुलाया और उसे डेमोनिक स्टैच्यू ऑफ द आउटर पाथ के हवाले कर दिया। धीरे धीरे वो प्रतिमा बदलने लगी और आखिर में वही भयावह रूप ले लिया जो कभी चौथे निंजा युद्ध में देखा गया था। 10 टेल्स। इशिकी ने उस विशाल चक्रावेव को देख लालच से भरी आंखों से मुस्कुराया। उसने उसे नियंत्रित किया और ब्लैक जेत्सु के बताए अनुसार 10 टेल्स सीलिंग जुत्सु एक्टिवेट कर दी। दर्द से कराहता 10 टेल्स कांप उठा। उसके शरीर के भीतर एक अजीब ऊर्जा पैदा हुई और धीरे धीरे वो ऊर्जा एक मांस के गोले में सिमट गई। उस गोले से एक भयानक दबाव निकला और अगले ही पल इशिकी ने अपने शरीर को वेसल बनाकर सफलतापूर्वक 10 टेल्स जिनचुरिकी का रूप ले लिया। वो शांत मुद्रा में खड़ा रहा, अपने भीतर उमड़ती उस पागल कर देने वाली शक्ति को महसूस करता हुआ। फिर बोला, अब मैं न इस संसार का हूँ, न सिर्फ ओत्सुत्सुकी इशिकी, बजाय इसके मैं एक सुपर ओत्सुत्सुकी एलियन हूँ जिसका नाम मैं भूल गया हूँ। ब्लैक जेत्सु के मन में अब खुशी और डर दोनों थे। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक प्योर ब्लडेड ओत्सुत्सुकी 10 टेल्स जिनचुरिकी बनने के बाद इतना ताकतवर हो सकता है। और अगर कागुया सच में इशिकी के शरीर का इस्तेमाल करके रिवाइव हो जाए तो पूरी दुनिया फिर से कांप उठेगी। उसी दौरान जब इशिकी ट्रांसफॉर्मेशन में था, नारुतो और मादारा अपने साथियों के साथ ओरोचिमारू के बेस पर लौट आए। थोड़ी देर के इस जीत के एहसास ने सभी की चिंताएं कुछ समय के लिए कम कर दी। मादारा ने सबको बताया कि इशिकी के साथ क्या हुआ और खास तौर पर चेतावनी दी, कमजोर शिनोबी, उसे देखकर सीधे मत भिड़ना वरना खुद भी मरोगे और दूसरों को भी मुश्किल में डालोगे। हाशिरामा ने लंबी सांस ली। ओत्सुत्सुकी से पंगा लेना सच में सिर दर्द है। तभी नारुतो और कुरामा दोनों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने झटके से बाहर की तरफ देखा। सब लोग बाहर आओ, नारुतो गरजा। सब बाहर दौड़े। आसमान में इशिकी और ब्लैक जेत्सु हवा में तैर रहे थे। इशिकी की नजर नारुतो पर पड़ी। उसका चेहरा गुस्से से जल उठा। आखिरकार मिल ही गए तुम सब। हाशिरामा ने तीखी नजर से देखा और मादारा से कहा, क्या बात है? तूने तो कहा था इशिकी खत्म हो चुका है। इस बार मादारा चुप था। पहली बार उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था एक बार खुद 10 टेल्स जिनचुरिकी रह चुका होने के नाते वो उस चक्रा को पहचानता था। इशिकी अब पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। अचानक मादारा का शरीर हवा में उछल गया। इशिकी ने अविश्वसनीय स्पीड से एक किक मारी
जो किसी को दिखी भी नहीं, सिर्फ नारुतो और सास्के ही उसकी मूवमेंट देख पाए। क्या स्पीड है ये? नारुतो दांत भींचते हुए बोला। दोनों ने एक साथ 6 पाथ्स सेज मोड एक्टिवेट किया और सीधे इशिकी पर टूट पड़े। पर उनकी तेजी भी इशिकी की आंखों में स्लो मोशन जैसी लग रही थी। उसका मुक्का बिजली की तरह नारुतो के चेहरे की ओर आया। नारुतो ने फ्लाइंग राइजिन से किसी तरह बचाव किया, लेकिन उस पंच की शॉक वेव ने सामने के पूरे जंगल को मिटा दिया। खतरे को महसूस करते हुए सास्के ने अमेनो तेजिकारा एक्टिवेट किया और खुद को इशिकी से दूर टेलीपोर्ट कर लिया। उधर हाशिरामा ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। उससे 5 वुड रिलीज क्लोन निकल आए जो एक साथ 6 पाथ सेज मोड में प्रवेश कर गए। फिर उसने दोनों हाथ जोड़े और जमीन पर जोर से ताली मारा। वुड रिलीज मल्टीपल ट्रू सेवरल थाउजेंड हैंड्स। एक पल में 6 विशाल बुद्ध प्रतिमाएं युद्ध भूमि पर उभर आईं। हर एक की आभा पूरे आकाश को ढक रही थी। हाशिरामा जोर से चिल्लाया, मादारा! मादारा तुरंत समझ गया कि उसका इशारा क्या है। उसका असली शरीर हाशिरामा के पास उड़कर पहुंचा, जबकि उसके लिम्बो क्लोन हाशिरामा के लकड़ी वाले क्लोन के पास पहुंचे। फिर सभी ने मिलकर चक्रा को सिंक किया और मिलकर एक्टिवेट किया। 6 पाथ्स मल्टीपल ट्रू सेवरल थाउजेंड हैंड्स। 6 बुद्ध एक साथ हिले। उनके ऊपर बने हाथों से 6000 विशाल मुक्के बरसने लगे जैसे तूफान की बारिश, सीधे इशिकी की तरफ। इशिकी अपनी स्पीड को लेकर ज्यादा आत्मविश्वासी था, लेकिन इतनी भारी मार से बच पाना उसके लिए भी नामुमकिन था। मुक्कों की बौछार के बीच उसका शरीर बुरी तरह झटकों में डूब गया। नारुतो और सास्के ने मौका देखा। दोनों ने एक साथ अपने जुत्सु तैयार किए। नारुतो 6 पाथ्स सुपर टेल्ड बीस्ट रासेन शुरिकेन, सास्के 6 पाथ्स किरीन अर्थ रिलीज एनहांसमेंट। दोनों की तकनीकें टकराईं और उससे उठी ऊर्जा ने आसमान तक पहुंचने वाला एक विशाल बवंडर बना दिया। जब तूफान थमा, इशिकी का चोगा फटा हुआ था। उसके होठों से खून की एक पतली रेखा बह निकली। वो जोर से हंसा। हा, काबिल ए तारीफ अटैक था। सच में उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर मुझे हराना है तो अब भी बहुत दूर हो तुम। बोलते बोलते उसने फिर खून थूका। स्पष्ट था नारुतो और उसके साथियों का अटैक उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भारी पड़ा था। गुस्से में इशिकी ने तुरंत फैसला किया, अब और नहीं, अब इन्फिनिट त्सुक्योमी एक्टिवेट करने का समय आ गया है। वो हवा में तेजी से ऊपर उठा और अपने दाइको कुटेन से दर्जनों काले रॉड्स निकालकर बारिश की तरह नीचे बरसा दिए। वो रॉड्स जमीन पर गड़ते ही नारुतो, सास्के और मादारा की मूवमेंट पूरी तरह ब्लॉक कर गए। मादारा ने रेनेगन एक्टिवेट किया। मैं लिम्बो काउंटर से तोड़ देता हूँ, पर नारुतो ने हाथ उठाकर रोका। रुको, ये सब मेरे प्लान में है। आसमान की तरफ इशिकी का चेहरा मुड़ा। वो अब चांद की ओर देख रहा था। उसके माथे पर तीसरी आंख खुली जिसमें थी 9 टोमोए रिने शारिंगन। फिर उसने कहा, इन्फिनिट त्सुक्योमी। एक पल में सफेद रोशनी पूरे निंजा संसार पर छा गई। सास्के ने तुरंत सुसानो एक्टिवेट किया और सबको उसके अंदर सुरक्षित ढंक लिया। इशिकी ने यह देखकर ठंडी हंसी हंसी, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, डिवाइन आर्ट प्लेनेटरी बाइंडिंग बुलेट। थोड़ी ही देर में पूरा निंजा वर्ल्ड नारुतो की टीम को छोड़कर उसी झेंजुत्सु में फंस गया। नारुतो ने अपने दांत भींचे, दिल में कहा, बस थोड़ा और, सबको बचाने का वक्त आ गया है। धीरे धीरे आसमान अपनी असली हालत में लौट आया। सास्के ने अपनी सुसानो को डिसेबल किया, जिसने अब तक सबको उस तेज रोशनी से बचाया हुआ था। इशिकी आसमान से नीचे उतरा, आंखों में सर्द नियत के साथ। अब बचे हुए इन कीड़ों को खुद मिटाऊंगा। ब्लैक जेत्सु ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। इन्फिनिट त्सुक्योमी सफल रहा, बधाई हो इशिकी सामा। ये सब आपकी और मेरी योजना का नतीजा है। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और बोला, बस इन्हें खत्म कर दे, फिर हम अगले चरण की शुरुआत करेंगे। नारुतो ने उसकी हरकतों को गौर से देखा और धीरे से अपने साथियों से कहा, अब असली सीन शुरू होने वाला है। उसी वक्त जब इशिकी का पूरा ध्यान नारुतो और उसके ग्रुप पर था, एक ठंडी निर्दयी काली हथेली उसके सीने को आर पार कर गई। गुस्से से भरे इशिकी ने ब्लैक जेत्सु से गुर्राते हुए पूछा, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है तू? वो कुछ करने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा। दरअसल कुछ दिन पहले जब ब्लैक जेत्सु ने उसकी मदद से फ्लाइंग थंडर गॉड की मार्किंग हटाई थी, उसी वक्त उसने उसकी बॉडी पर एक सूक्ष्म ब्लैक सील भी लगा दी थी। केवल मादारा, जिसे पहले भी ब्लैक जेत्सु ने धोखा दिया था, थोड़ा समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। ब्लैक जेत्सु ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, तेरी गलती ये थी कि तूने मुझ पर यकीन किया। इंद्रा हो या तू, तुम सब मेरी माँ के पुनर्जन्म के प्यादे हो। इशिकी गुस्से में चिल्लाया, तू आखिर है कौन? ब्लैक जेत्सु ने आसमान की ओर पागलों की तरह हंसते हुए कहा, मेरी माँ वही है जिसे तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। ओत्सुत्सुकी कागुया, 1000 साल पहले उसने तुझ पर वार किया था और आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है। यही है तेरी किस्मत, अंधकार की नियति। अचानक इशिकी के शरीर से गहरा काला औंरा निकलने लगा। धरती की गहराइयों से चक्रा उसकी बॉडी में बेकाबू होकर बहने लगा। वो तड़पते हुए चीखा, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो सब कुछ प्लान किया था। नारुतो का चेहरा गंभीर हो गया। लगता है कागुया वापस आने वाली है। आखिरकार इशिकी का शरीर पूरी तरह निगल लिया गया और कागुया का पुनर्जन्म हो गया। एक विशाल चक्रा तूफान ने पूरे इलाके को हिला दिया।
सास्के को छोड़कर बाकी सब दंग रह गए। ये डरावना प्रेशर, क्या ये सच में वही कागुया है जो नारुतो की यादों में थी? क्योंकि इस बार वो इशिकी के शरीर में पुनर्जीवित हुई थी। अब उसकी ताकत पहले से कम दुगनी हो चुकी थी। सासुके ने नारुतो की तरफ देखा और बोला, सुन, पिछली बार जैसी गड़बड़ मत करना वरना सब खत्म। नारुतो शांत नजर से बोला, हाँ, अब की कागुया की पावर हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, पर फिर भी वो उस ओत्सुत्सुकी देवता जितनी नहीं जिसने पूरी निंजा वर्ल्ड को मिटा दिया था। अगर हम इसे नहीं रोक पाए तो बदला लेने की बात भूल जाओ। कागुया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और जब उसकी नजर नारुतो और सास्के पर पड़ी वो तुरंत समझ गई, ये हैं अशुरा और इंद्रा के पुनर्जन्म। लेकिन फिर उसने मादारा और हाशिरामा को देखा और महसूस किया कि वो भी उसी आत्मा के पुनर्जन्म हैं। एक पल के लिए वो हैरान रह गई। ब्लैक जेत्सु ने तुरंत समझाया, माँ, असली इंद्रा और अशुरा भी इसी दुनिया में मौजूद हैं। सामने के ये चारों उन्हीं की पुनर्जन्म आत्माएं हैं। अचानक आसमान में एक स्पेस टाइम पोर्टल खुला और उससे इंद्रा बाहर निकला। वो कागुया के चक्रा सिग्नल से आकर्षित होकर आया था। उसने उसकी शक्ति महसूस करते हुए दांत भींचे और कहा, ये औरत वाकई राक्षस है। अब समझ आया पिता हमेशा इससे डरते क्यों थे। अचानक कागुया के बाल तेजी से बढ़े। एक झटके में उसने सबको जकड़ लिया। ठंडी आवाज में बोली, चाहे कितने भी इंद्रा या अशुरा हो, मैं अपना बंटा हुआ चक्रा सबसे वापस लूंगी। उसी वक्त उसके पीछे एक और स्पेस वॉर्प बना जिससे ओबितो और अशुरा बाहर आए। अशुरा ने झट से एक रासेंगन तैयार किया और कागुया की ओर फेंक दिया। कागुया ने तुरंत हाथ उठाकर उसे सोखना शुरू किया और उसी पल सबने मौका पाकर उसके बालों की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। अब ओत्सुत्सुकी ब्लड लाइन वाले 6 योद्धा एक जगह इकट्ठे थे। कागुया ने उनके चक्रा को महसूस किया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरे बच्चों, अपना चक्रा माँ को वापस दो। यह कहते ही उसने अपने माथे के रिनेगन को सक्रिय किया और तुरंत ही हेवनली ट्रांसफर टेक्निक चालू कर दी। एक पल में सभी को एक बर्फीली दुनिया में खींच लिया गया। वहां ओत्सुत्सुकी ब्लड लाइन वाले 6 योद्धा बर्फ में जम गए, लेकिन ओबिटो और बाकी साथी सुरक्षित रहे क्योंकि कागुया के लिए दिलचस्पी सिर्फ इंद्रा और उनके पुनर्जन्मों के चक्रा में थी। टोबिरामा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, हाय, कितनी मिलती जुलती है ये उचिहा क्लैन की सोच से, उतनी ही परेशान करने वाली। थोड़ी देर बाद नारुतो और बाकी सबने अपनी अपनी तकनीकें इस्तेमाल की और बर्फ तोड़कर बाहर निकल आए। उसने टोबिरामा कहा, तुम बस अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, कागुया से निपटना अब हम 6 का काम है। फिलहाल प्लान ये था, पहले कागुया को कमजोर किया जाए, फिर मौका देखकर उससे बात करने की कोशिश। दूर खड़ा ब्लैक जेत्सु सब देख रहा था। वो हैरान था, ये लोग जरा भी घबराए क्यों नहीं? क्या ये पहले भी इस आइस डायमेंशन में आ चुके हैं? फिर वो कागुया के पास गया और बोला, माँ, इन सबको हराने का एक ही तरीका है, उन्हें फिर से सील करने से रोकना। अगर तुम सील से बच गई तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोनों ने तय किया कि सबको अलग अलग करके हराया जाए। पहला टारगेट सास्के। कागुया के बालों से बने तीखे सेनेबोन की बारिश बिजली की रफ्तार से नारुतो और सास्के पर बरस पड़ी। सास्के ने तुरंत अपनी सुसानो एक्टिवेट कर डिफेंस बनाया, लेकिन इस अफरा तफरी में कागुया ने योमोत्सु हिरासाका खोल दिया। वो सास्के को किसी दूसरे डायमेंशन में खींचने ही वाली थी, पर अब का सास्के अपने पिछले जन्म से बहुत आगे था, चाहे वो लड़ाई का अनुभव हो या सेंसिंग एबिलिटी। जब कागुया का हाथ उसके करीब पहुंचा, उसने बिना मुड़े 6 पाठ चिदोरी पीछे की ओर वार की। कागुया को पीछे हटना पड़ा और वो फिर हिरासाका पोर्टल में गायब हो गई। ब्लैक जेत्सु अंदर से चौंक गया, ये इस बार की सास्के की सेंसिंग तो अकल्पनीय है। उसी वक्त नारुतो उसके पास पहुंचा। सावधान रहना सास्के, वो हमें सील करने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए ध्यान सिर्फ बचाव पर नहीं, टाइमिंग पर भी रखना। कागुया ने ठंडी नजरों से देखा और तुरंत 80 गॉड्स वैक्यूम फिस्ट्स चला दिए। असंख्य घूंसे जिनकी ताकत माइट गाय के 8 गेट जितनी थी, सीधे नारुतो की ओर बढ़े। नारुतो मुस्कुराया, चलो देखते हैं इस बार कितना झेल पाता हूँ। उसके पीछे सैकड़ों चक्रा हैंड्स बने और उसने सीधे काउंटर अटैक किया। पिछले जन्म में नारुतो यही वार झेल नहीं पाया था, वो सीधा जमीन से टकराकर उड़ गया था, पर इस बार उसने कागुया की बढ़ी हुई ताकत के बावजूद उससे बराबरी की टक्कर ली। दूर खड़ा मादारा ये सब देखकर बोला, तुम दोनों हीरोगिरी बहुत हो गई। फिर उसने अपनी रिनेगन आंखें चौड़ी खोली और 4 लिम्बो क्लोन्स एक साथ कागुया की ओर झपटे। कागुया ने ठंडी सांस ली, तो तुम हो इंद्रा के दूसरे पुनर्जन्म। उसका एक हाथ अब भी नारुतो से भिड़ा था, जबकि दूसरे हाथ से उसने पूरे आइस वर्ल्ड की नेचुरल एनर्जी खींच ली। उसके चारों ओर बर्फ का तूफान बन गया और पलक झपकते ही नारुतो और मादारा की शैडो क्लोन्स जम गए। वो खुद बर्फ के अंदर आराम से घूम रही थी, मानो उस पर तापमान का असर ही न हो। उसने तुरंत एक नई जुत्सु चलाई, ऑल किलिंग ऐश बोन्स, जो सीधे नारुतो की तरफ बढ़ी। नारुतो बर्फ में फंसा था और इस स्पेस में उसने कोई फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क भी नहीं छोड़ा था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी मादारा ने अपने जमे हुए लिम्बो क्लोन से स्वेपिंग जुत्सु एक्टिवेट किया और खुद की जगह नारुतो को बाहर कर दिया। कंकाल जैसे ऐश बोन क्लोन को भेद गए और वो राख में बदल गया। कुछ सेकंड बाद
नारुतो बर्फ तोड़कर बाहर निकला। हल्की मुस्कान के साथ बोला, थैंक्स मादारा। मादारा ने ठंडी सांस ली। हर बार तुझे और सास्के को ही शो चुराने दूं क्या? कभी हमें भी मौका दे दिया करो। यह सब ब्लैक जेत्सु की चाल थी जिसने कागुया को उकसाया था। वो अदृश्य लिम्बो क्लोन्स, हर एक के पास कागुया के असली शरीर जितनी ही शक्ति थी, लेकिन फिर भी उन 6 लोगों का अकेले सामना करना, यहाँ तक कि कागुया के लिए भी आसान नहीं था। ब्लैक जेत्सु ने सलाह दी, माँ इस डायमेंशन को बदल दो, उन्हें सुपर ग्रेविटी स्पेस में खींच लो। कागुया ने सिर हिलाया और अपने हेवनली स्पेस ट्रांसफर को फिर से एक्टिवेट किया। पलक झपकते ही सबके शरीर ऐसे भारी हो गए जैसे नसों में लेड भर दिया गया हो। यहाँ का नियम साफ था, जिसके पास जितना ज्यादा चक्रा वो उतना ही ग्रेविटी महसूस करेगा। पिछली बार नारुतो और उसके साथी किसी तरह हिल पाए थे, लेकिन अब की बार वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहे थे। बेशक कागुया खुद भी इस भारी गुरुत्वाकर्षण में पूरी तरह फुर्तीली नहीं रह पाई। मादारा ने अपने लिम्बो क्लोन से हमला करने की कोशिश की, पर उनके साए भी उसी ग्रेविटी में जकड़ गए। 1 कदम भी नहीं हिल पाए। तभी अचानक एक स्पेस टाइम वॉर्प खुला और उससे ओबितो निकल आया, सीधे मादारा के बगल में। जमीन पर झुके हुए मादारा को देखकर उसने एक हल्की मुस्कान के साथ तंज कसा। मेरे मूर्ख साथी, इतनी जल्दी थक गया क्या? अब तो डांस शुरू भी नहीं हुआ। यह कहते हुए ओबितो ने पूरे स्पेस में कामुई की कोऑर्डिनेट्स फैला दी। अब वो इस ग्रेविटी वर्ल्ड में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता था। कागुया ने गुस्से में कई ऑल किलिंग ऐश बोन्स फेंके, मगर सबके सब पलक झपकते ही ओबितो की कामुई स्पेस में समा गए। यह देखकर कागुया और ब्लैक जेत्सु दोनों सन्न रह गए। कागुया ने फिर से नई हड्डियां बनाई, एक के बाद एक ऐश स्पाइक्स बरसाई, पर नतीजा वही। इस बार का ओबितो ड्यूल कामुई का मालिक था। उसकी स्पीड काकाशी से कई गुना तेज थी। नारुतो जोर से चिल्लाया, शाबाश ओबितो, यही चाल चाहिए थी। लेकिन ब्लैक जेत्सु के चेहरे पर बेचैनी फैल गई। कमबख्त, इस ओबितो की वजह से ये सुपर ग्रेविटी स्पेस अब पूरी तरह बेकार हो गया। मौका देखकर ओबितो ने कागुया के सिर पर कामुई लॉक किया ताकि उसका सिर ही स्पेस में खींच ले, पर कागुया के बाल मोटे अभेद्य कवच में बदल गए। हर बार वो रिजेनरेट होकर उसे रोक लेते। ओबितो ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वह डिफेंस टूट नहीं पाया। तभी सास्के ने अमिनो तेजिकारा से पोजीशन स्वैप किया और अचानक कागुया के ठीक पीछे आ पहुंचा। कागुया ने प्रतिक्रिया में तुरंत एक और हेवनली स्पेस ट्रांसफर एक्टिवेट किया और अगले ही पल सबकी दुनिया बदल गई। अब वे सब एक लावा वर्ल्ड में खड़े थे, जहां हर जगह पिघली हुई चट्टानें उबल रही थीं। ओबितो और बाकी नॉर्मल फाइटर्स जिनके पास रिनेगन या 6 पाथ पावर नहीं थी, तुरंत नीचे गिरने लगे। पास ही खड़ा इंद्रा ने बिना देरी किए अपना सुसानो जला दिया और हवा में झपटकर अशुरा समेत बाकी सबको पकड़ लिया। फिर उन सबको लेकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गया। हो जाओ। तो अशुरा ने यह देखकर खुशी से कहा, भैया मुझे पता था तुम मुझे यूं नहीं छोड़ोगे। इंद्रा ने ठंडे स्वर में कहा, गलतफहमी मत पालो अशुरा, मैं बस उस सुनहरे बालों वाले लड़के का एहसान चुका रहा हूँ। इस बार तो बस यूं समझ लो कि तुम नारुतो के साथ खड़े थे तो मैंने तुम्हें भी साथ खींच लिया, बस इतना ही। लेकिन अशुरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर भी हंसते हुए इंद्रा का शुक्रिया अदा करने लगा। तभी एक जोरदार आवाज के साथ नारुतो ने चिल्लाया, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। पूरी जगह पर हजारों नारुतो एक साथ प्रकट हो गए। कुछ क्लोन्स ने कागुया की चालों को रोकने के लिए आगे बढ़े, जबकि बाकी ने सेजार्ट रासेन शुरिकेन तैयार करना शुरू किया। सास्के ने नारुतो की तैयारी देखकर अपनी सुसानो को एक्टिवेट किया। फिर उसने अपना धनुष खींचा और तीर निकाला, जिसमें वह लाइटनिंग रिलीज और फायर रिलीज दोनों को मिलाकर एक शक्तिशाली तीर में परिवर्तित कर देता है। हाशिरामा ने जब नारुतो और सास्के को इतना पावर अप होते देखा तो वो भी पीछे नहीं हटा। हाशिरामा ने मल्टीपल वुड ड्रैगन जुत्सु का प्रयोग किया और देखते ही देखते 100 से ज्यादा लकड़ी के ड्रैगन चारों दिशाओं से कागुया पर टूट पड़े। कागुया जो चारों ओर से घिर चुका थी, उसने ने अपनी आंखें बंद की और 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक और अपने ब्याकुगन का सहारा लिया और नेजी के 8 ट्राइग्राम्स पाम्स रिवॉल्विंग हेवन से भी अधिक विकसित डिफेंसिव जुत्सु का उपयोग किया। पल भर में उसके चारों ओर एक अटूट प्रोटेक्शन बैरियर बन गया, इतना मजबूत कि नारुतो और उसके ग्रुप के हमलों को आसानी से झेल सकता है। लेकिन प्रोटेक्शन बैरियर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती थी। ब्लैक जेत्सु ने सुझाव दिया, कागुया बेहतर होगा कि तुम फिलहाल ट्रू ऑर्ब डायमेंशन में लौट जाओ। एक काला स्पेस पोर्टल उसके ऊपर खुला और कागुया उसमें कूद गई। जैसे ही वो उस नई स्पेस डायमेंशन में पहुंची और थोड़ी राहत की सांस लेने वाली थी कि सामने नारुतो पहले से खड़ा था। असल में जैसे ही कागुया ने टाइम स्पेस पोर्टल खोला, नारुतो ने ओबिटो को आदेश दिया कि अपने एक क्लोन के साथ कामुई से उसी डायमेंशन में भेज दे। अंदर पहुंचते ही ओबिटो खुद को अपने कामुई स्पेस में छिपा लिया। कागुया ने ठंडी नजरों से कहा, तो तुम ही हो अशुरा का पुनर्जन्म, तेरी गति वाकई काफी तेज है। नारुतो गरजते हुए बोला, चलो अब इसे यहीं खत्म करते हैं। एक आखिरी लड़ाई। ब्लैक जेत्सु ने फुसफुसाया, अभी मौका है माँ, इसे यहीं मिटा दो। बस इन दोनों में से एक को खत्म करो
तो हमें सील होने का डर नहीं रहेगा। इतना कहते ही कागुया का चक्रा भयंकर रूप से बढ़ गया। हालांकि सामने वाला नारुतो सिर्फ एक शैडो क्लोन था, फिर भी उसकी गति और प्रतिक्रिया असाधारण थी। ब्लैक जेत्सु और कागुया दोनों को शक तक नहीं हुआ। भीषण युद्ध छिड़ गया। कागुया ने येलो स्प्रिंग्स ट्विन ब्लेड्स और होल किलिंग एश बोन का कॉम्बो किया और आखिरकार नारुतो के क्लोन को भेद दिया। वो क्लोन राख बनकर जमीन पर बिखर गया। ब्लैक जेत्सु जोर से हंस पड़ा। अब कोई रोक नहीं सकता हमें। वे दोनों लावा डायमेंशन की ओर लौट गए। जैसे ही वे वहां से गायब हुए, ओबिटो कामुई स्पेस से बाहर आया। ट्रू ऑर्ब डायमेंशन, जो कागुया की सबसे गुप्त जगह थी, वहीं से ओबिटो अपनी कामुई शक्ति से कागुया के हर स्पेस डायमेंशन का रास्ता खोल सकता था। पहले भी वो इसी तरीके से सास्के के साथ मिलकर साकुरा उस निर्वासन डायमेंशन से वापस लाया था जहां कागुया ने उसे बंद कर रखा था। इस बार ओबिटो अपनी सर्वोत्तम स्थिति में था। अब उसे सास्के की मदद की जरूरत नहीं रही। उसने कागुया के हर एक स्पेस में कामुई मार्क लगा दिया। काम पूरा होते ही वो थककर जमीन पर गिर पड़ा और धीरे से बड़बड़ाया, ये कागुया सच में किसी दानव से कम नहीं। इतनी दूर दूर के स्पेस में यूं घुमटी है जैसे अपनी जेब में। लेकिन अब जब कामुई मार्क्स पूरे हो चुके थे, ओबिटो भी अब किसी भी कागुया स्पेस में आसानी से प्रवेश कर सकता था। दृश्य बदलता है। लावा डायमेंशन में अब नारुतो का कोई निशान नहीं था। ब्लैक जेत्सु मुस्कुराया और बोला, अब कोई रुकावट नहीं कागुया, पूरी ताकत लगा दो। अगले ही पल कागुया की पीठ से हजारों ऑल किलिंग एश बोन और निकल आए और तूफानी बारिश की तरह मादारा और उसके साथियों पर टूट पड़े। पुनर्जन्म के बाद भी इतने तीव्र हमले देखकर सासुके के चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि पिछली जिंदगी में भी ये जुत्सु कागुया के लिए बेहद कठिन था, पर अब वो इसे बिना किसी मेहनत के चला रही थी। मगर अब सोचने का समय नहीं था। अगर वो कागुया को नहीं रोक पाए तो उनका ये दूसरा जन्म बेकार हो जाएगा। सबने अपनी अपनी अंतिम तकनीकें निकाल ली और किसी तरह कागुया के हमलों से बचते रहे। सासुके तेजी से झुककर एक फूमा शुरिकेन निकाली और पूरी ताकत से कागुया की ओर फेंकी। जैसे ही वो पास पहुंची, उसने अपनी उंगलियों से स्टील वायर खींचा। वो शुरिकेन पल भर में सैकड़ों धारदार ब्लेड्स में बदल गई। कागुया ने ठंडे भाव से मिनी वर्जन ऑफ 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक छोड़ा और उस हमले को पल भर में रोक दिया। लेकिन तभी पीछे से सासुके की सुसानो ब्लेड बिजली सी चमकी। कागुया हल्के से मुस्कुराया और अपना हाथ उठाकर उसे पिघलाने लगा। पर जैसे ही ब्लेड आधी पिघली, वो सफेद धुएं में बदल गई। धुएं के बीच से नारुतो बिजली की रफ्तार से बाहर निकला और एक वार में ब्लैक जेत्सु के साथ कागुया का हाथ काट दिया। ब्लैक जेत्सु गिरते गिरते लावा की तरफ लुढ़कने वाला था कि कागुया ने तुरंत स्पेस बदलकर डेथ प्रिजन डायमेंशन खोल दिया। ब्लैक जेत्सु जमीन पर जोर से गिरा और गुस्से से चिल्लाया, असंभव, नारुतो तो पहले ही मेरी माँ द्वारा मिटा दिया गया था। नारुतो ने उसका कॉलर पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए ओबिटो ने अपनी जान दांव पर लगाई थी। मेरा ये क्लोन उसी की बदौलत यहाँ पहुंचा है। ब्लैक जेत्सु दहाड़ा, वो ओबिटो फिर से दगा दे गया। वो तो बस मेरी माँ को पुनर्जीवित करने की एक प्यादा था। इतना सुनते ही नारुतो का चेहरा सख्त हो गया। उसने उसे जोर से फेंक दिया, सीधा मादारा के पैरों के पास। मादारा के हाथों में पहले से यिन यांग रिलीज जुत्सु साउंड तैयार था। वो ठंडे स्वर में बोला, बहुत इंतजार कराया तूने ब्लैक जेत्सु। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। उसने 2 काले रॉड से ब्लैक जेत्सु को बांध दिया। वो जानता था कि नारुतो उसे मारना नहीं चाहता, पर सजा तो तय थी। पिछली जिंदगी में जिसने उसका दिल छलनी किया था, उसका बदला मादारा अब हर हाल में लेने वाला था। उसने हाथ जोड़ते हुए मंत्र बनाया, 6 पार्ट ब्लेजिंग इन्फर्नो ऑफ ब्लड ऐश, और पल भर में ब्लैक जेत्सु जलकर राख हो गया। उसकी चीखें गूंजते ही कागुया का दिमाग पूरी तरह से खो बैठा। अचानक उसी जगह से अनगिनत चक्रा उभरने लगे। वो चक्रा उन सबका था जो इन्फिनिट त्सुकुयोमी के जाल में फंसे थे। वो सारी ऊर्जा सीधी कागुया के भीतर समाने लगी और कुछ ही देर में उसका शरीर बदलने लगा। वो एक विशाल रैबिट फॉर्म में बदल गई। नारुतो ने तुरंत सबको चेताया, ध्यान देना, उसकी बाहों को मत छूना, छूते ही वो तुम्हारा चक्रा सोख लेगी। बिजली की तरह चलने वाले असंख्य हाथ नारुतो और बाकी सबकी ओर लपके। सब लोग बचते हुए लगातार उन हाथों को काटते रहे, पर हर बार वे कुछ ही सेकंड में फिर से उगाते। जैसे जैसे दिव्य जुत्सु का चक्रा कागुया के अंदर बढ़ता गया, उसका शरीर और भी विशाल होता गया। सासुके घबरा कर कहा, नारुतो अब और देर नहीं कर सकते, वरना जो भी इन्फिनिट त्सुकुयोमी में फंसे हैं वो सब व्हाइट जेत्सु बन जाएंगे। नारुतो पहले से तैयार था। उसने अपने उस क्लोन को मुक्त किया जो अब तक छिपकर नेचुरल एनर्जी सोख रहा था। उस ऊर्जा के वापस आने से कुरामा का रूप तुरंत बदल गया। वो 3 सिर और 6 भुजाओं वाला दैवी रूप ले बैठा। फिर नारुतो ने अशुरा का चक्रा और भी बनाया और उसे पूरी ताकत से कागुया की ओर फेंक दिया। विस्फोट के बाद कागुया जमीन पर गिरकर बुरी तरह घायल लग रही थी। मादारा ने मौका देखकर आगे बढ़ने की कोशिश की, पर नारुतो ने चिल्लाया, रुको, सब पीछे हटो। अगले ही पल कागुया का शरीर फिर से बिल्कुल ठीक हो गया। उसका टूटा हाथ तक फिर से उगाया था। उसके पीछे का विशाल खरगोश अब एक काले गोले में बदल चुका था। 6 पार्ट्स एक्सपांशन, यानी उसका सबसे शक्तिशाली विनाशकारी हमला। ब्लैक जेत्सु, जो अब भी जिंदा था, मुस्कुराते हुए बोला, इस ट्रू ऑनर्ड डायमेंशन में
कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये गोला अनंत रूप से फैलता रहेगा और सबको चकनाचूर कर देगा। गोला बढ़ता गया। उसका गुरुत्वाकर्षण इतना भारी था कि हवा तक मुड़ने लगी। मादारा के माथे पर पहली बार पसीना छलका। वो खुद से हंसकर बोला, मैं नर्वस हो रहा हूँ, काफी बदसूरत लग रहा होगा ये। नारुतो शांत स्वर में बोला, हमारे पास अब भी एक रास्ता है। वो बोला, पहले से ही ओबिटो ने कागुया के हर स्पेस में कामुई मार्क लगा दिए थे। ये उसी वक्त के लिए था। योजना साफ थी। पहले नारुतो कोशिश करेगा कागुया से बात करने की। अगर वो न मानी तो ओबिटो सबको कामुई के जरिए दूसरे स्पेस में ले जाएगा। नारुतो धीरे धीरे कागुया के सामने पहुंचा, हाथ जोड़े और सम्मान से बोला, दादी क्या आप मेरी कुछ बातें सुनेंगी? तुरंत एक डरावना दबाव उस पर टूटा। कागुया की किलिंग ऑरा। नारुतो ने पूरा जोर लगाकर उस दबाव को सहा और यह जताया कि वो हमला नहीं करेगा। उसने अपनी 6 पाथ्स सेज मोड तक बंद कर दी। दूर से ब्लैक जेत्सु यह देखकर घबरा गया। अगर वो बोलने लगा तो वो भोली कागुया जरूर उसकी बातों में आ जाएगी। वो बेतहाशा खुद को ब्लैक रॉड से छुड़ाने की कोशिश करता रहा, पर कोई असर नहीं हुआ। इधर कागुया ने सामने खड़े साफ दिल से दिखने वाले नारुतो को देखा और थोड़ी सावधानी ढीली कर दी। नारुतो, जो हर पल फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक से वार करने को तैयार था, धीरे से बोला, दादी हमने जो किया वो सिर्फ आत्मरक्षा थी। हमारा आपको बंद करने का कोई इरादा नहीं था। कागुया ने उसकी बात सुनी और याद किया, वाकई लड़ाई के दौरान नारुतो ने कभी यिन यांग पावर का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन इतना भर उसे मानने के लिए काफी नहीं था। कागुया उस लड़ाई को याद कर रहा था जो कुछ देर पहले हुई थी। उसे एहसास हुआ कि नारुतो ने वाकई उस पर यिन यांग चक्र का कोई अटैक नहीं किया था, लेकिन सिर्फ इतनी बात से वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। नारुतो ने उसकी झिझकती नजरों को देखकर सीधा मुद्दे पर आते हुए पूछा, क्या तुम दाइत्सुकी नोजू के बारे में जानते हो? ये नाम सुनते ही कागुया का चेहरा सख्त हो गया। उसने पूछा, तुमने ये नाम कहाँ से सुना? वो तो हमारे कबीले के महान देवता हैं और वो इंसान जिसे मैं सबसे ज्यादा डरती और नफरत करती हूँ। नारुतो ने गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम अपने उस फैलते हुए चक्रा गोले को थोड़ी देर के लिए रोक दो। थोड़ा झिझकने के बाद कागुया ने चक्रा का प्रवाह रोक दिया। उसने कहा, ठीक है, अब सब सच सच बताओ। अगर झूठ बोला तो यहीं मारे जाओगे। नारुतो मुस्कुराया, सिर खुजाया और बोला, क्या तुम टाइम ट्रेवल पर यकीन करते हो? फिर उसने सब कुछ बता दिया कि वो भविष्य से आया है, कि उसने पहले कभी कागुया को सील किया था और उस सीलिंग की वजह से इंसानों को 20 साल की शांति मिली थी, लेकिन वो शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकी क्योंकि ओत्सुत्सुकी शिबाई ने हमला कर दिया और नारुतो के सारे प्रिय साथी उसी युद्ध में मारे गए। ये सब सुनकर कागुया की आंखें कांप उठी, क्योंकि कोई इंसान अगर उनके उच्च देवता के बारे में इतना कुछ जानता है तो इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा। नारुतो की आंखों में थकान और दर्द झलक रहा था। वो बोला, मुझे भी तो उस युद्ध में मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने मुझे दोबारा इस युग में भेज दिया। अब मैं सिर्फ एक मकसद से लौटा हूँ, उनसे लड़ने के लिए जिनसे तुम खुद डरते हो और उस दुनिया की रक्षा करने के लिए जिसे तुम भी कभी प्यार करते थे। उसकी सच्ची बातों ने कागुया की आंखों में आंसू ला दिए। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक इंसान जो अशुरा का पुनर्जन्म है, वो ही उसके उस पुराने संघर्ष को समझ पाया जो उसने अपने कबीले के खिलाफ किया था। जब दोनों ने फिस्ट बम्प किया और सारा सच साझा हुआ, कागुया धीरे से बोला, तुम बाकी सबकी तरह मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? नारुतो ने अपनी वही मशहूर मुस्कान दी और बोला, मैं एक होकागे के रूप में कसम खाता हूँ, हर शब्द सच्चा है। उसके चेहरे की धूप जैसी गर्म मुस्कान देखकर कागुया की ठंडी निगाहों में अब उम्मीद की एक हल्की सी चमक आ गई। उसने आखिरकार नारुतो पर भरोसा करने का फैसला किया। फिर उसने हाथ फैलाए और वो विशाल चक्रा गोला धीरे धीरे बिखर गया। दूर से सास के ये सब देखकर हल्का मुस्कुराया, लगता है वो डेड लास्ट आखिरकार सफल हो गया। तभी अचानक ब्लैक जेत्सु चिल्लाया, माँ उसकी बातों में मत आना। वो अब भी मादारा की ब्लैक रॉड से बंधा हुआ था। कागुया ने एक नजर उसकी तरफ देखा और नारुतो से कहा, उसे छोड़ दो, वो मेरा सबसे वफादार बच्चा है। अब जब कागुया उसके साथ था तो नारुतो ने उसे रोकने की जरूरत नहीं समझी। वो जल्दी से मादारा के पास गया और बोला, कृपया उसे छोड़ दो। मादारा ने पहले जो गुस्सा जेत्सु पर था वो अब शांत हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये तुम्हारा एहसान रहा। आजाद हुआ ब्लैक जेत्सु फिर से कागुया की बाहों में लौट आया। वो बोला, माँ क्या आप सच में इन्हें जाने देंगी? कागुया ने सिर हिलाया, अब और लड़ाई नहीं, आगे हमारे पास इससे भी बड़ा काम है। सच्चाई जानने के बाद ब्लैक जेत्सु चुप हो गया, क्योंकि उसे पता था कि ये उसकी माँ का सोच समझकर लिया गया फैसला था। फिर नारुतो आगे बढ़ा और बोला, अब हमें सबको वापस इंसानों की दुनिया में ले चलो। हमें उन सबको जगाना है जो इन्फिनिट त्सुकुयोमी में फंसे हुए हैं। कागुया ने अमेनोमिनाका सक्रिय की और सबको वापस इंसानी दुनिया में लौटा दिया। वहीं नारुतो और सासके अभी अभी साथ में हाथ जोड़कर इन्फिनिट त्सुकुयोमी को खत्म करने वाले थे कि तभी कागुया ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, अगर तुम लोग अपने तरीके से इन्फिनिट त्सुकुयोमी को हटाओगे तो 1000 साल पहले की उस जुत्सु से पैदा हुए सारे व्हाइट जेत्सु भी खत्म हो जाएंगे। नारुतो एक पल के लिए चुप हो गया। उसे अपने पिछले जीवन की बातें याद आईं, जब
इन्फिनिट त्सुकुयोमी तोड़ा गया था तो टोबी, आफे समेत वो लाखों व्हाइट जेत्सु भी गायब हो गए थे। वो सोचने लगा व्हाइट जेत्सु भले ही खतरा थे, लेकिन वो बेहद अनोखे एक्सपेरिमेंटल बीइंग्स थे जिन्हें ओरोचिमारू ने कई सालों तक रिसर्च किया था। अगर वो सब फिर से मिट गए तो ओरोचिमारू के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए इस बार कागुया ने फैसला किया वो खुद इन्फिनिट त्सुकुयोमी को हटाएगी। उसका पूरा शरीर सफेद रोशनी से चमकने लगा। वो धीरे धीरे आसमान की ओर उठी और दोनों हाथों को जोर से फैलाते ही इन्फिनिट त्सुकुयोमी आखिरकार खत्म हो गया। सभी लोग जो अब तक डिवाइन वाइन्स में कैद थे अब आजाद हो चुके थे। दूर कोनोहा में बैठे इचिराकू अंकल अचानक आसमान की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर अजीब सी किस्मत भरी मुस्कान थी, जैसे उन्हें याद आया हो कि उन्होंने घर का नल बंद नहीं किया। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार सब सुलझ गया। अब इंसानों की दुनिया फिर से आजाद है। लेकिन उसकी नजरों में अभी भी सतर्कता थी। आराम का वक्त नहीं है, असली लड़ाई अब शुरू होगी। उसने वुड रिलीज का इस्तेमाल करके ओरोचिमारू के बेस के पास एक शानदार महल बना डाला। आने वाले दिनों में कागुया, मादारा, जेत्सु और बाकी सब वहीं रहेंगे, क्योंकि उन सब का द्वार अब बीत चुका था और अचानक गांव में दिखना ठीक नहीं लगता। कागुया ने उस महल को देखा, फिर हल्की सी मुस्कान दी। वो बोली, कभी मुझे मेरे ही बेटे हागोरोमो और हमूरा ने नहीं समझा और आज उनकी संतान ही मुझे सबसे ज्यादा समझ रही है। उसने मुड़कर कहा, तुम वाकई सोचते हो नारुतो। इस बीच अशुरा ने इंद्र के पास आकर कहा, भाई क्यों ना अब हम अपनी दादी के साथ ही यहीं रहें? अब तो सारे गलतफहमियां मिट गई हैं। इंद्र कुछ देर तक सोचता रहा। नारुतो के साथ समय बिताने के बाद उसका स्वभाव काफी बदल चुका था। साथ ही हागोरोमो ने भी नारुतो के जरिए उससे माफी मंगवाई थी, इसलिए अब वो अशुरा से नफरत नहीं करता था। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, आने वाले दुश्मनों से लड़ने के लिए हमें साथ रहना ही होगा। उसी वक्त ओरोचिमारू धीरे धीरे नारुतो के पास आया। उसने कहा, भले ही इशिकी का अंत हो गया है, लेकिन एक अहम बात भूलना मत, नागातो के शरीर पर अब भी उसका कर्मा मार्क है। अगर उसे हटाया नहीं गया तो जल्द ही इशिकी उसके शरीर में दोबारा जन्म ले सकता है। उसकी बात सुनकर माहौल गंभीर हो गया। नारुतो ने पूछा, कोई तरीका है इसे रोकने का? ओरोचिमारू मुस्कुराया, तरीका तो है ही। तुम्हें याद है ना, पिछले जन्म में कोट के शरीर पर जो व्हाइट सील थी, वही जिसने उसे इशिकी की शक्ति तो दी लेकिन उसके शरीर पर कब्जा नहीं करने दिया। वो व्हाइट सील टेक्निक मैंने अब पूरी तरह से सीख ली है। अब जब इशिकी की आत्मा मौजूद नहीं तो मैं आसानी से उसका प्रभाव नागातो से निकाल सकता हूँ, बस उस शक्ति का निशान छोड़ते हुए। नारुतो मुस्कुराया, सच में तुम तो कमाल हो स्नेक अंकल। फिर उसने फ्लाइंग राइजन का इस्तेमाल किया और नागातो को, जो उस वक्त कोनन के साथ शिनरा टेंसे का अभ्यास कर रहा था, वहां ले आया। ओरोचिमारू ने अपनी खास तकनीक से नागातो की कर्मा मार्क को व्हाइट कर्मा मार्क में बदल दिया। अब उजुमा की खून की वजह से सिर्फ 1 महीने में वो इशिकी की शक्ति को कंट्रोल कर पाएगा बिना किसी कब्जे के डर के। नागातो ने गहरी झुककर ओरोचिमारू को धन्यवाद दिया और नारुतो ने फ्लाइंग राइजन से उसे वापस अमेगाकुरे भेज दिया। इस तरह ओरोचिमारू की मदद से एक और बड़ी समस्या का हल मिल गया। नागातो जो पहले सुपर कागे लेवल पर था, 1 महीने के भीतर 6 पाथ्स के स्तर तक पहुंचने वाला था। नागातो से विदा लेकर नारुतो वापस सास्के के पास आया, लेकिन उसके मन में अब भी एक बात खटक रही थी, वो था नेजी। वो नेजी जिसने पिछले जीवन में अपनी जान देकर उसे बचाया था। नारुतो ने ठान लिया वो हर हाल में नेजी के शरीर पर लगे उस केज बर्ड कर्स सील को तोड़ेगा, जिसे हटाने में ओरोचिमारू भी नाकाम रहा था। अब जब नारुतो ने खुद कागुया यानी ब्याकुगन की जननी को अपने साथ जोड़ लिया था तो उसे लगा शायद वही इस मुहर को मिटा सके। वो कोनोहा लौटा और नेजी को ढूंढ निकाला। फिर उसने उसे शिपुडेन और भविष्य की सारी घटनाएं दिखाईं। शुरू में नेजी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन नारुतो के व्यवहार में आए बदलाव और अब तक किए गए कामों को देखकर उसे समझ आ गया कि वो सच बोल रहा है। कम से कम नारुतो की वजह से ही वो उस भविष्य की तरह मरने से बच गया था जहां उसे 10 टेल्स के हमले में जान गंवानी पड़ी थी। सब कुछ साफ करने के बाद नारुतो ने नेजी को लेकर कागुया के महल की ओर रुख किया। थोड़ी सी औपचारिक बातें करने के बाद नारुतो ने सीधा मुद्दे पर आते हुए अपनी बात रखी। कागुया ने इशारा किया, नेजी मेरे पास आओ। जब वो पास आया तो कागुया ने उसकी देह से एक बहुत परिचित ओत्सुत्सुकी एनर्जी महसूस की, वो एहसास जो उसके अपने परिवार का था। लेकिन जैसे ही उसने नेजी के माथे पर वो कर्स्ड सील देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। नारुतो ने बेचैनी से पूछा, क्या आप इसे हटा सकती हैं? पास खड़े ब्लैक जित्सु ने गर्व से कहा, ऐसी चीज हटाना तो माँ के लिए बच्चों का खेल है, मत भूलो वो चक्रा की जननी है। कागुया ने कुछ नहीं कहा, वो बस उस मुहर को देखती रही जो एक जंजीर की तरह नेजी को बांध रही थी। वो पल उसे याद दिला गया जब वो खुद चिबाकू टेंसे में हजारों सालों तक कैद रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ नेजी के माथे पर रखा और उसकी ओत्सुत्सुकी शील्ड टेक्निक के जरिए एक झटके में उस केज्ड बर्ड कर्स सील को मिटा दिया। फिर बोली, अब अपनी ब्याकुगन सक्रिय करो। नेजी ने चक्रा केंद्रित किया और जैसे ही उसकी ब्याकुगन खुली वो चौंक गया। अब उसकी नजरों में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं था और उसकी ब्याकुगन पावर पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। वो केज्ड बर्ड आखिरकार सच में आजाद हो चुका था आसमान में उड़ने के लिए। नारुतो ने झुककर कागुया को गहरी कृतज्ञता के साथ
धन्यवाद दिया। उसकी उस सच्ची खुशी को देखकर कागुया के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। ब्लैक जेत्सु हैरान रह गया। जन्म से लेकर अब तक उसने अपनी माँ को कभी मुस्कुराते नहीं देखा था। वो मन ही मन बोला, नारुतो तुम वाकई कमाल के इंसान हो। कागुया ने नारुतो की यादों से महसूस किया कि नेजी उसके दिल में कितनी गहरी जगह रखता है, इसलिए उसने फैसला किया वो नेजी को और मजबूत बनाएगी। वो बोली, ब्याकुगन जो ओत्सुत्सुकी क्लैन की पहली आंख मानी जाती है, उसमें भी कई स्तर होते हैं। हर किसी की शक्ति समान नहीं होती। नेजी, तुम्हारी ब्याकुगन सबसे श्रेष्ठ नहीं लेकिन बेहद दुर्लभ और अनोखी है। अब तक तुम्हारा केवल 10 वर्षस्थ सामर्थ्य ही खुला था क्योंकि वो शाप तुम्हारी शक्ति को दबा रहा था। फिर उसने कहा, अब अपना दायां हाथ आगे बढ़ाओ। नेजी ने हाथ बढ़ाया और कागुया ने अपनी ब्याकुगन पावर का एक हिस्सा धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद कागुया ने अपनी कुछ ब्याकुगन की शक्ति नेजी को दे दी, ठीक वैसे ही जैसे कभी सेज ONF6 पाथ्स ने नारुतो और सास्के को अपनी ताकत दी थी। उस पल नेजी की चक्रा और उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। आने वाले अभ्यासों में उसके पास ब्याकुगन की उच्च अवस्था टेंसेगन खोलने का भी मौका रहेगा। नारुतो ने यह बदलाव महसूस किया और मुस्कुराते हुए नेजी को बधाई दी। कागुया का धन्यवाद करने के बाद दोनों वापस कोनोहा लौट आए। नारुतो के दिल का एक पुराना बोझ आखिरकार उतर चुका था। उसने नेजी से कहा कि जब वह गांव में न हो तो हिनाता की रक्षा वहीं करे। नेजी ने तुरंत हामी भर दी क्योंकि उसकी रक्षा करना वैसे भी उसका कर्तव्य था। भले ही अब निंजा वर्ल्ड की शक्ति अपने चरम पर थी, लेकिन वो ताकत भी अभी तक ओत्सुत्सुकी कबीले के सामने कुछ नहीं थी। कुछ दिन के आराम के बाद नारुतो ने सभी को कागुया के पास बुलाया। वो बोला, अभी तक हमने ओत्सुत्सुकी, उराशिकी और ओत्सुत्सुकी इशिकी को खत्म कर दिया है, लेकिन तुम सब जानते हो ये शांति बस अस्थायी है। बहुत जल्द हमें ओत्सुत्सुकी, मोमोशिकी और ओत्सुत्सुकी किंशिकी से भी सामना करना होगा। उनकी मौजूदा ताकत के हिसाब से इन दोनों से लड़ना मुश्किल नहीं था, पर नारुतो को यकीन नहीं था कि उनके पुनर्जन्म के बाद उनकी शक्ति या रूप बदल जाएगा या नहीं। तभी कागुया आगे बढ़ी और बोली, ओत्सुत्सुकी कबीले की असली जानकारी तुम्हें मैं बताती हूँ। उसने बताया कि मोमोशिकी भले ही कबीले का रॉयल सदस्य था, लेकिन बचपन से उसने असली ट्रेनिंग नहीं ली थी। वो दूसरों की चक्रा सोख कर अपनी ताकत बढ़ाता था, इसलिए उससे लड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सबसे खतरनाक था ओत्सुत्सुकी शिबाई, जिससे नारुतो पहले ही टकरा चुका था। वो उनके कबीले का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। अगर नारुतो ने खुद अपनी आंखों से उसे देखा न होता तो कागुया भी यकीन नहीं करती कि वो सच में दोबारा जिंदा हो गया है। कभी उसने दर्जनों ग्रहों की चक्रा निगलने के बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। कबीले के लोग सोचते थे कि वो किसी ऊंचे आयाम में विकसित हो गया है, लेकिन अब जब वो फिर लौटने वाला था, सबके रोंगटे खड़े हो गए। इतना सुनते ही सबके चेहरे बदल गए, क्योंकि कागुया जैसी देवी ने भी अपने जीवन में सिर्फ 1.5 गॉड ट्री फ्रूट निगले थे, जबकि शिबाई ने दर्जनों खा लिए थे। ये सोचकर नारुतो का शरीर कांप उठा। उसे अब एहसास हुआ कि उनकी पिछली लड़ाई का असली दुश्मन कितना भयानक था। वो बुदबुदाया, ऐसे दुश्मन को हम सच में हरा पाएंगे। तभी सास्के हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ नारुतो, अब डर गया या बस फिर वही नाटक शुरू? नारुतो ने शांत होकर कहा, डर नहीं, बस थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कागुया ने बात आगे बढ़ाई, शिबाई के आने में अभी वक्त है। उनकी नजर में इस ग्रह के लोग भले ही कमजोर हों, पर चक्रा का इस्तेमाल करने में बेहद माहिर हैं, जैसे कि अलग अलग निंजुत्सु, जो किसी आम इंसान को भी हजारों की शक्ति दे सकता है। अगर सही ट्रेनिंग मिला तो शिबाई से लड़ने की उम्मीद अब भी बाकी है। इसके बाद कागुया ने कहा कि वो उन्हें ओत्सुत्सुकी कबीले की असली ट्रेनिंग विधि सिखाएगी और कुछ डिवाइन टेक्निक भी देगी। उसने कहा कि अगले कुछ दिन सब अपने अपने अधूरे काम निपटा लें, क्योंकि एक बार उस ट्रेनिंग स्पेस में दाखिल होने के बाद बीच में बाहर आना संभव नहीं होगा। साथ ही उसने नारुतो से कहा कि वो गांव के सबसे बेहतरीन मेडिकल निंजा को बुलाए, ताकि ट्रेनिंग के दौरान सबकी मदद हो सके। वो खुद कुछ खास मिलिट्री राशन पिल्स तैयार करेगी। गांव लौटकर नारुतो ने सोचा कि त्सुनादे को बुलाया जाए, पर बतौर होकागे वो गांव छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसने सास्के से कहा कि वो जाकर साकुरा को बुला लाए। कुछ दिन बाद सब फिर से कागुया के पास इकट्ठा हुए। उसने हर किसी को एक एक थैली दी, जिसमें वही खास मिलिट्री राशन पिल्स थीं, जो उसने और साकुरा ने मिलकर बनाई थीं। फिर वो बोली, अब मैं तुम सबको उनकी क्षमता के हिसाब से अलग अलग ट्रेनिंग दूंगी। हालांकि वो पहले ओत्सुत्सुकी कबीले में सबसे ताकतवर नहीं मानी जाती थी, लेकिन बचपन से ही उसने अपने कबीले के बारे में अनगिनत ग्रंथ और रिकॉर्ड पढ़े थे, यानी वो लगभग उस कबीले के सारे रहस्यों को जानती थी। इस ट्रेनिंग का असली उद्देश्य था नारुतो और बाकी सबको डिवाइन तकनीक सिखाना। ट्रेनिंग की अनुमानित अवधि करीब 6 महीने रखी गई थी। ये सुनकर सब चौंक गए। नारुतो को चिंता हुई कि इतने लंबे समय तक निंजा वर्ल्ड में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस पर मिनातो ने कहा, चिंता मत करो नारुतो, जब तक तुम सब यहाँ ट्रेनिंग में हो, मैं और काकाशी गांव की सुरक्षा संभाल लेंगे। कागुया ने आगे कहा, 6 महीने सिर्फ एक अनुमान है, असल में ये समय तुम्हारी समझ और अनुभूति पर निर्भर करेगा। सबको अंतिम निर्देश देने के बाद उसने योमोत्सु हिरासाका का प्रयोग किया और उसके सामने 6 स्पेस टाइम पोर्टल खुल गए। उसने कहा, हर द्वार तुम्हारे अपने मार्ग का प्रतीक है, अब जाओ और अपनी सीमा पार करो। नारुतो ने गहरी सांस ली। उसके मन में एक ही विचार था, मैं उस दुखद भविष्य को कभी दोहराने नहीं दूंगा, चाहे मौत की
की घाटी हो या शैतान का अड्डा, मैं जरूर जाऊंगा। एक एक करके सबने विदा ली और अपने अपने द्वारों में प्रवेश किया। नारुतो के सामने जो द्वार खुला था उसके पार था कागुया का ओरिजिन स्फीयर डिमेंशन, एक अजीब और रहस्यमयी स्थान। वो सावधानी से आगे बढ़ा और चारों ओर अपनी चक्रा सेंस फैलाई, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। तभी कुरामा ने कहा, मुझे भी कुछ महसूस नहीं हो रहा नारुतो, पर मेरा यकीन है आगे कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। और तभी ऊपर से एक बेहद शक्तिशाली चक्रवेव आ गई। नारुतो ने सिर उठाया और उसकी आंखें फैल गईं। आसमान में एक विशाल एक्सपेंसिव ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब, जो एक मेघा रासे नगन के बराबर आकार की थी, तेजी से फैलते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। कुरामा चिल्लाया, नारुतो जल्दी इसे नष्ट कर। भले ये मीडियम लेवल ऑनर्ब हो, पर अगर इसे और बड़ा होने दिया सब कुछ मिट जाएगा। नारुतो ने तुरंत अपनी चक्रा केंद्रित की और छोड़ा एक विशाल 6 पाथ सुपर रासेन शूरिकेन। वो शूरिकेन कुरामा के आकार जितना विशाल उस ऑर्ब से टकराया और पूरा क्षेत्र हिल गया। धुएं के हटने पर ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब अब भी वहीं थी, बिल्कुल अडिग। नारुतो ने ठंडी सांस ली। लगता है कागुया ने इस बार सच में कोई मजाक नहीं रखा। कुरामा ने कहा, इसे तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, या तो 8 गेट्स खोलने वाली शक्ति या फिर तुम्हारी अपनी ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब। नारुतो ने सिर हिलाया। उसने अपने पीछे घूमती ट्रूथ सीकिंग बॉल्स को इकट्ठा किया और उन्हें अपने हाथों में एक भाले जैसे शंकु में बदल दिया। फिर उसने आसुमा की स्टाइल में हथियार को पकड़ा और उस पर अपनी 6 पाठ चक्रा की परत चढ़ा दी। जैसे ही वो तैयार हुआ, उसने गर्जना के साथ ऊपर उछाल मारी और उस बढ़ती हुई एक्सपेंसिव ऑर्ब से सीधा टकराया। टकराव के पल में आसमान गरज उठा और उसके आसपास की ऊंची जमीन चूर चूर होकर सपाट हो गई। रक ऑर्ब में दरार पड़ी और कुछ ही क्षणों बाद वो ढहकर मिट्टी में समा गई। नारुतो जमीन पर गिरा, थका हुआ लेकिन सुकून में। उसने कुरामा की ओर देखा। थैंक गॉड तू यहाँ था। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी। वो थी ब्लैक जेत्सु की। बधाई हो नारुतो, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। अब शुरू होगी तुम्हारी असली टेस्ट। उसकी आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। नारुतो ने गहरी सांस ली। सिर्फ पहली परीक्षा? लगता है ये ट्रेनिंग आसान नहीं होगी। उसी वक्त उसने पास की दिशा से एक हल्की चक्रा लहर महसूस की। वो बोला, चलकर देखते हैं वहाँ क्या है। उधर कागुया के दूसरे प्रशिक्षण आयाम रेगिस्तानी क्षेत्र में एक लंबा सधा हुआ योद्धा सास्के बिल्कुल शांत वीरान जगह पर आगे बढ़ रहा था। पिछले जन्म में वो इस जगह आ चुका था, इसलिए उसके लिए ये नया नहीं था। लेकिन इस बार वो जानता था यह जगह उतनी शांत नहीं जितनी दिखती है। सास्के ने पूरे इलाके का चक्कर लगा लिया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। वो सोच में पड़ गया, क्या कागुया का मकसद यही है कि मैं इस रेगिस्तान जैसी कठोर जगह में सहन शक्ति की परीक्षा दूं? इतना कहते ही उसने हाथों के इशारे से वुड रिलीज एडवेंट ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ फ्लावरिंग ट्रीज नामक जुत्सु सक्रिय किया। पलक झपकते ही उस बंजर रेगिस्तान में एक छोटा सा हरा भरा इलाका उभर आया। लेकिन इस जगह की गर्मी और नमी रहित वातावरण ने कुछ ही मिनटों में उस हरियाली को जलाकर भयंकर आग में बदल दिया। सास्के को तुरंत सुसानो की शुरुआती अवस्था खोलनी पड़ी ताकि वो इस तेज लपटों और बढ़ते तापमान से अपनी रक्षा कर सके। पर वो जानता था ये उपाय टेम्पोरेरी है। उसने वाटर रिलीज वाटर शील्ड तकनीक का प्रयोग शुरू किया और तापमान को कम करने के लिए लगातार आसपास की हवा में नमी फैलाने लगा। फिर उसने आकाश की ओर फायर रिलीज ग्रेट ड्रैगन फायर जुत्सु छोड़ा, जिससे गर्म हवा ऊपर उठने लगी। धीरे धीरे यह ऊपर उठती हवा बदलकर काले बादलों में बदल गया। कुछ ही मिनटों में जो आसमान साफ था वो अब गरजते बादलों और बिजली से भर गया और फिर मूसलाधार बारिश बरसने लगी। सास्के ने हाथ जोड़कर अपने जुत्सु को और बढ़ाया और बारिश के सहारे हरियाली को फैलाया। कुछ ही देर में वो वीरान रेगिस्तान एक घने जंगल में बदल गया। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी। वो थी ब्लैक जेत्सु की। उसने कहा, बधाई हो सास्के, तुमने भी अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। अब तैयार रहो, असली टेस्ट शुरू होने वाला है। सास्के ने ठंडे स्वर में कहा। पहली परीक्षा काफी उबाऊ ट्रिक थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसके सामने जो प्रकट हुआ वो कुछ ऐसा था जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। उधर नारुतो की ट्रेनिंग डायमेंशन में भी वो और सास्के दोनों ने अपनी पहली परीक्षा पार कर ली थी। दोनों ने जैसे ही राहत की सांस ली, अचानक एक बेहद परिचित और भयावह चक्रा सिग्नेचर प्रकट हुआ। दोनों ने तुरंत एक दूसरे की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे चक्रा के स्रोत की दिशा में दौड़ पड़े। वो सिग्नेचर किसी और का नहीं बल्कि मादारा का था, जो इस वक्त लावा डायमेंशन में था। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका शरीर नीचे गिर रहा है। वो तुरंत फुल बॉडी सुसानो सक्रिय कर उड़ गया। उसने सुसानो को लगातार कायम रखा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगले ही सेकंड में क्या सामने आएगा। कुछ देर बाद उसे दूर एक ऊंचा प्लेटफॉर्म दिखा जहां वो उतर सका। जमीन पर खड़े होकर उसने चारों ओर का जायजा लिया, फिर एक हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान दी। तो यही है कागुया का इम्तिहान, दिलचस्प। लेकिन उसी पल आसमान से एक विशाल लावा मीटियोराइट सीधे उसकी ओर गिरने लगा। वो जगह जहां वो अभी अभी उतरा था अब सीधा विनाश की दायरा में थी। मादारा ने सुसानो को संचालित किया और हवा में छलांग लगाकर अपनी विशाल तलवार झोंक दी। तलवार उस जलते हुए पत्थर से टकराई, लेकिन काटने के बजाय
वो खुद पिघलने लगी। मादारा ने भौहें उठाई, हल्की हैरानी के साथ कहा, तो अब थोड़ी सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। इतना कहकर उसने धीरे धीरे अपना सुसानो निष्क्रिय कर दिया और फिर ट्रूथ सीकिंग ऑब्स को तेजी से अपने ऊपरी शरीर के चारों ओर लपेट लिया। जैसे ही तैयारी पूरी हुई, वो सीधा लावा मीटियोराइट की तरफ उड़ा और फिर उसने 6 पार्ट्स अर्थ रिलीज अल्ट्रा लाइट वेट रॉक टेक्निक सक्रिय की। उल्कापिंड का वजन एकदम से घटने लगा और एक जोरदार दहाड़ के साथ मादारा ने उसे दूर मौजूद लावा में फेंक दिया। अचानक आसमान से ब्लैक जेत्सु की आवाज आई। वो मादारा को बधाई दे रहा था कि उसने कागुया की पहली परीक्षा पास कर ली है। अब शुरू होगा असली ट्रेनिंग। मादारा हल्के से मुस्कुराया। अगली बार जरा 10 गुना बड़ा उल्कापिंड भेजना। इस बीच हाशिरामा जो कागुया की ट्रेनिंग ले रहा था, अब सुपर ग्रेविटी डायमेंशन में पहुंच चुका था, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा चक्रा था। इस जगह जहां जितना ज्यादा चक्रा उतनी ज्यादा ग्रेविटी। वो जमीन पर दबकर लेट गया, हिल भी नहीं पा रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो उसे शक हुआ, क्या यही ट्रेनिंग है? बस यहाँ पड़े रहना। तभी कुछ 100 मीटर आगे एक कुनाई दिखाई दी और फिर हवा में ब्लैक जेत्सु की आवाज गूंजी। अगर 15 मिनट के अंदर तुम उस कुनाई तक नहीं पहुंचे तो तुम्हें ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। हाशिरामा हैरान रह गया। किसी भी हाल में वो फेल नहीं होना चाहता था। पहले वो हमेशा उम्मीद और जिम्मेदारी अगली पीढ़ी पर छोड़ देता था, जिससे शिनोबी वर्ल्ड की लड़ाइयां कभी खत्म नहीं हुई। लेकिन इस बार नहीं, वो भागेगा नहीं। फिर भी लाख कोशिशों के बाद भी उसका शरीर हिला नहीं। उसके दिमाग में ख्याल आया, काश अभी टोबीरामा यहाँ होता, वो जरूर कोई तरीका निकाल लेता। टाइम बीतता जा रहा था और हाशिरामा का दिमाग तेजी से किसी हल की तलाश में दौड़ रहा था। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने मुश्किल से हाथ जोड़े और वुड रिलीज मल्टी क्लोन जुत्सु एक्टिव किया, क्योंकि उसका चक्रा सभी क्लोन्स में बराबर बंट गया। ग्रेविटी भी उसी अनुपात में घट गई। अब वो किसी तरह खड़ा हो सका। फिर उसने और उसके क्लोन्स ने मिलकर वुड रिलीज मल्टी वुड ड्रैगन जुत्सु चलाया। हजारों लकड़ी के ड्रैगन एक दूसरे से भिड़ गए। सब खत्म होने के बाद सिर्फ असली हाशिरामा ही बचा। इस सब में उसका लगभग सारा चक्रा खत्म हो गया। वो मुस्कुराया, आखिर असली मैं ही सबसे मजबूत हूँ। अब वो भले टोबीरामा जितना तेज नहीं चल सकता था, लेकिन कम से कम काकाशी की तरह धीरे धीरे दौड़ सकता था। आखिरकार उसने टाइम खत्म होने से पहले वो कुनाई उठा ली। फिर से ब्लैक जेत्सु आया। उसने बधाई दी कि हाशिरामा ने भी कागुया की पहली परीक्षा पास कर ली। अब असली ट्रेनिंग शुरू होगी। उसने हाशिरामा को एक ठंडी गोली दी, कागुया स्पेशल मिलिट्री राशन पिल। थोड़ी देर में उसका चक्रा वापस लौट आया, लेकिन इस बार वो जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि किसी तरह खड़ा रह सका। वो बोला, लगता है अब मैं इस सुपर ग्रेविटी डायमेंशन के आदी हो गया हूँ, बिल्कुल मादारा की तरह। तभी उसे दूर चक्रा की वेव महसूस हुई। शायद वहीं असली ट्रेनिंग का इलाका था। वो भारी शरीर लेकर वहां की तरफ बढ़ गया। उधर इंद्र जो एसिड सी डायमेंशन में था और असुरा जो आइस डायमेंशन में था, दोनों ने भी कागुया की पहली परीक्षा पास कर ली। कागुया ने सबको पास होते देखा और मुस्कुरा दिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उसी वक्त नारुतो भी उस जगह पहुंचा जहां उसे चक्रा का एहसास हुआ था। उसने चारों तरफ देखा, सिवाय एक झरने के वहां कुछ नहीं था। नारुतो ने एक जगह बैठने के लिए जगह ढूंढी और पूछा, कुरामा कुछ अजीब महसूस हुआ क्या? कुरामा कुछ पल चुप रहा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, लेकिन मुझे एक अनजाना डर महसूस हो रहा है। जब तक हमें कागुया के असली मकसद का पता नहीं चलता, तब तक तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। नारुतो, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, दोनों हाथ जोड़कर वुड रिलीज 4 पिलर हाउस टेक्निक एक्टिव करता है और फिर छोटी सी झोपड़ी के बिस्तर पर लेट गया। वो मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं सास्के कैसा होगा। शायद उसने भी कागुया की परीक्षा पास कर ली होगी। अगर वो यहाँ होता तो जरूर ये समझ लेता कि दूसरी ट्रायल का असली मतलब क्या है। ऐसे ही सोचते सोचते नारुतो धीरे धीरे नींद में चला गया। दूसरी तरफ सास्के भी उसी रेत भरे स्पेस में पहुंच चुका था जहां उसे चक्रा की वेव महसूस हुई थी। लेकिन नतीजा उम्मीद के उलट निकला। भले उसने रिनेगन से पूरी जगह स्कैन की, उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, सिवाय इसके कि वो चक्रा अब और भी मजबूत हो गया था। सास्के ने फैसला किया कि वो यहीं रुककर इंतजार करेगा। उसने वुड रिलीज सीक्रेट टेक्निक नेटिविटी ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ट्रीज से चारों तरफ घनी झाड़ियां उगा दी और फिर एक बड़े पेड़ के सहारे बैठ गया। वो अपने पिछले जन्म की सफर ऑफ रिडेम्पशन याद करने लगा। वो समय जब वो भी ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठा करता था। फिर उसके जहन में आया नारुतो। पता नहीं वो बेवकूफ अभी कैसा होगा। क्या उसे कागुया की असली नीयत समझ आई होगी? लेकिन फिर वो खुद मुस्कुराया। खैर, उसके पास कुरामा है। अगर नारुतो न भी समझ पाए तो कुरामा जरूर सब समझा देगा। इसी सोच में डूबा सास्के भी धीरे धीरे नींद में खो गया। उधर गहरी नींद में सोया नारुतो अचानक जाग उठा। वो और कुरामा दोनों ने एक ही वक्त पर एक बेहद ताकतवर चक्रा महसूस किया। वो बाहर निकला और देखकर चौंक गया। वो सास्के था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। नारुतो उसके पास जाने ही वाला था कि सास्के ने चिदोरी से सीधा उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस अटैक से नारुतो एक पल के लिए थम गया। फिर उसने तुरंत रासेंगन बना लिया और दोनों की टक्कर से जबरदस्त धमाका हुआ। वे दोनों पीछे की तरफ उछल गए। नारुतो चिल्लाया, सास्के ये क्या कर रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुरामा बोला, सावधान रहो नारुतो, ये शायद कागुया की परीक्षा है। जो तुम्हारे सामने है वो असली सास्के नहीं, बल्कि वही चक्रा क्लोन है
जो तुमने पहले महसूस किया था, कुछ कुछ वैसे ही जैसे बोरुतो ने कभी 10 टेल्स के स्प्लिट बॉडी से लड़ा था। नारुतो को सब समझ आ गया, मतलब ये नकली है तो फिर हाथ रोकने की कोई जरूरत नहीं। उसने तुरंत 6 पाथ्स सेज मोड एक्टिव किया, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक करता, वो नकली सास्के रिनेगन की अमेनो तेजिकारा जुत्सु से उसके पीछे मौजूद ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स के साथ अपनी जगह बदल देता है और सीधा 6 पाथ्स चिदोरी से उस पर वार करता है। नारुतो हैरान रह गया, लेकिन उसकी रिफ्लेक्सेस बिजली की तरह तेज थीं। वो तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड से गायब होकर बच गया। कुरामा ने गुस्से में कहा, सावधान रहो, इसके पास असली सास्के जितनी ही ताकत है। नारुतो ने हंसते हुए जवाब दिया, पता है, लेकिन कोई भी उसे मुझसे बेहतर नहीं जानता। वो बोला, इस कॉपी के पास भले सास्के की सारी स्किल्स हैं, लेकिन असली वाले जैसा बैटल आईक्यू नहीं। ये कहते हुए नारुतो ने दर्जनों शैडो क्लोन बना लिए और सबने मिलकर एक साथ अटैक किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कॉपी सास्के ने सबके अटैक को आसानी से डॉज कर लिया और सब क्लोन्स गायब हो गए। मैदान में बस धुएं का बादल बचा था। नारुतो ने उस स्मोक का फायदा उठाते हुए कई कुनाई फेंके। कॉपी सास्के अपनी रिनेगन की डायनेमिक विजन से सभी को चकमा दे रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उन कुनाइयों में से एक पर फ्लाइंग थंडर गॉड का सील मार्क लगा हुआ है। जैसे ही वो कुनाई उसके पास से गुजरी, उसी पल हवा में एक गोल्डन फ्लैश चमका। नारुतो हाथ में सेज 8 मैग्नेट रिलीज रासेंगन लिए सीधे उसके सामने प्रकट हुआ। फ्लाइंग थंडर गॉड रासेंगन। वो अटैक जोरदार धमाके के साथ सीधा कॉपी सास्के के सीने पर लगा और वो जमीन पर जा गिरा, एकदम जड़ हो चुका था। नारुतो मुस्कुराया, असली सास्के होता तो इतनी आसानी से नहीं फंसता। तुम अब भी उससे बहुत पीछे हो, क्योंकि उसने मैग्नेट रिलीज रासेंगन इस्तेमाल किया था, इसलिए कॉपी सास्के पूरी तरह जकड़ गया, हिल भी नहीं सका। तभी कुरामा की आवाज आई, नारुतो, तुम्हें याद है ना पिछले जन्म में ओत्सुत्सुकी मोमोशिकी ने कैसे अपनी ताकत बढ़ाई थी? नारुतो के दिमाग में वो सीन ताजा हो गया। वो पल जब उसने अपनी आंखों से देखा था कि मोमोशिकी ने किंशिकी को निगलकर खुद को और शक्तिशाली बना लिया था। कुरामा बोला, अब तुम्हें भी वही करना होगा। इस कॉपी सास्के को अब्सॉर्ब करो, यही कागुया की असली परीक्षा है। नारुतो हैरान रह गया, क्या इसे अब्सॉर्ब करना? कुरामा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, ये जो कॉपी सास्के है वो कागुया के ओत्सुत्सुकी चक्रा और 10 टेल्स चक्रा से बना है। इस क्लोन को बनाकर कागुया ने अपनी खुद की ताकत घटाई ताकि तुम इसे अब्सॉर्ब कर सको। उसका ट्रेनिंग तरीका असल में यही था, अपने चक्रा से तुम्हें इवॉल्व करना। नारुतो के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने गहरी सांस ली और उसी पल जमीन पर पड़ा कॉपी सास्के चक्रा में बदलकर एक पतली रोशनी की डोर बन गया, जो धीरे धीरे नारुतो की हथेलियों में समा गई। धीरे धीरे वो पूरा चक्रा उसके शरीर में विलीन हो गया। कुछ पलों बाद नारुतो की गोल्डन 6 पाथ्स क्लोक अब सफेद ओत्सुत्सुकी रोब में बदल चुकी थी। उसके माथे पर 2 सींग उभर आए। ये था ओत्सुत्सुकी मोड़। वो हवा में खड़ा था, चेहरे पर सुकून और चारों ओर उसकी चक्रा वेव्स लहरें बना रही थी। तो ये है ओत्सुत्सुकी कबीले की असली ताकत। उसने धीरे से कहा, कमाल है, ऐसा लगता है अब मैं दुनिया की हर चीज बदल सकता हूँ। कुरामा ने ये देख मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, माफ करना नारुतो, मुझे ये सब शुरुआत से पता था। मैंने तभी महसूस कर लिया था कि कागुया कुछ अलग कर रही है। हम दोनों कभी एक ही अस्तित्व का हिस्सा थे, इसीलिए मैं उसके चक्रा की असामान्यता महसूस कर सकता था। वो रुका, फिर बोला, उसने तुम्हें और बाकियों को मजबूत बनाने के लिए अपनी खुद की चक्रा लिमिट घटा दी। वो खुद कमजोर हो रही थी ताकि तुम सब इवॉल्व कर सको। मैं चाहता था तुम्हें बताऊं, लेकिन जानता था तुम ये ट्रेनिंग कभी स्वीकार नहीं करते। नारुतो के मुट्ठियां कस गईं। चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिश्रण था। कागुया, तुम जो पहले सब कुछ चक्रा के लिए करती थी, अब खुद को मिटा रही हो। तभी आसमान में से ब्लैक जेत्सु की ठंडी आवाज आई, बधाई हो नारुतो, तुमने असली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अब एक आखिरी काम बाकी है। नारुतो ने सिर उठाया। क्या? ब्लैक जेत्सु बोला, अब तुम्हें इस ओरिजिन्स फेयर डिमेंशन को अपनी खुद की दुनिया बनाना होगा। कैसे करना है ये उसे खुद ही समझना था। ये सुनकर नारुतो हैरान रह गया। क्या मतलब? कागुया, ये 6 डायमेंशंस उन 6 लोगों को देने वाली है। ऐसा करने से तो वो अपने पूरे क्लैन के सामने बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाएगी। अगर उसी बीच मोमोशिकी अचानक हमला कर दे तो इंसानी दुनिया और कागुया दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। फौरन घबराकर नारुतो ने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल किया। हजारों क्लोन्स अलग अलग दिशाओं में भागे ताकि वो तरीका ढूंढ सकें जिसका जिक्र ब्लैक जेत्सु ने किया था। इधर सास्के की तरफ उसे भी एक रेप्लिका मिला और वो रेप्लिका था नारुतो का ही एक कॉपी वर्जन। सास्के जैसे ही पास आकर बात करना चाहता था, वो कॉपी नारुतो अचानक एक 6 पाथ रासेन शुरिकेन फेंक देता है। उसकी सीरियस किलिंग इंटेंट देखकर सास्के तुरंत पीछे हट गया और आमातेरास से उस हमला को जला दिया। कॉपी नारुतो ने मुस्कुराकर कहा कि उसने उसे बहुत अच्छे से डॉज किया। फिर उसने चारों तरफ ढेरों फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई फेंक दिए। सास्के ने उसकी हर मूवमेंट को गौर से देखा। पूरे शरीर से किलिंग इंटेंट फूट रही थी। कॉपी नारुतो ने एक घमंडी भरी हंसी हंसा और फ्लाइंग थंडर गॉड से गायब होकर अचानक सास्के के पीछे प्रकट हुआ। रासेंगन सीधा उसकी पीठ पर पड़ने वाला था, लेकिन जैसे सास्के पहले ही सब जानता हो, वो अचानक पलटा और चिदोरी से उस रासेंगन को रोक दिया। कॉपी नारुतो हैरान रह गया। ये कैसे? सास्के ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तूने कुनाई फेंके थे
उसी वक्त मैंने हर एक की पोजीशन याद कर ली थी, खासकर वो जो मेरे पीछे गिरा था। इसलिए मैं पहले से जानता था कि तू वहीं टेलीपोर्ट करेगा। हालांकि कॉपी नारुतो की ताकत और ओरिजिनल नारुतो की ताकत लगभग बराबर थी, लेकिन सास्के की नजर में वो असली के आसपास भी नहीं था, क्योंकि उस कॉपी नारुतो के अंदर सिर्फ खून खराबे की इच्छा थी। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जो उसकी हर मूवमेंट को साफ कर देती थी। सब समझ लेने के बाद सास्के ने हाथ में 6 पाथ चिदोरी तैयार किया। वो एक ही बार में लड़ाई खत्म करना चाहता था। उसने एक कुनाई फेंका और फिर चिदोरी के साथ कॉपी नारुतो की तरफ दौड़ पड़ा। कॉपी नारुतो भी लावा स्टाइल रासेंगन लेकर उसकी तरफ झपटा। उसने सिर झुकाकर कुनाई को डॉज किया और रासेंगन से उसे मारने ही वाला था, लेकिन जैसे ही हमला टकराने वाला था, सास्के ने अमेनो तेजिकारा का इस्तेमाल कर उस कुनाई से अपनी जगह बदल ली। पल भर में वो कॉपी नारुतो के बिल्कुल पीछे था और उसका 6 पाथ चिदोरी सीधा उसके आर पार निकल गया। वार सफल होने पर सास्के शांत स्वर में बोला, तुम्हारा चक्र असली नारुतो जैसा जरूर है, लेकिन उसकी असली ताकत चक्रा नहीं, बल्कि वो जज्बा है जो लोगों को उसकी मदद करने पर मजबूर कर देता है। पहले वाला सास्के होता तो सीधा उसके वाइटल पॉइंट पर वार करता, लेकिन नारुतो जैसी चेहरे और चक्रा की वजह से उसने आखिर में हाथ रोक लिया। उसने चोट को अवॉइड करते हुए लाइटनिंग चक्रा बढ़ाकर उसे पैरालाइज कर दिया। कॉपी नारुतो ने हल्की मुस्कान दी। उसका चक्रा एक रोशनी की लकीर बनकर सास्के के हाथ से होते हुए उसके भीतर समा गया। जैसे ही सब चक्रा अब्सॉर्ब हुआ, सास्के ने भी ओत्सुत्सुकी मोड एक्टिवेट कर लिया। सफेद 6 पाथ रोब उसके शरीर पर उभर आई और माथे पर 2 सींग विकसित हो गए। अचानक आई इस शक्ति ने उसे हैरान कर दिया। फिर उसे समझ आया, तो ये था कागुया के ट्रेनिंग का असली मकसद। सही में पूरा ओत्सुत्सुकी स्टाइल ट्रेनिंग है। तभी ब्लैक जित्सु सामने आया और बधाई दी कि उसने ट्रायल पास कर लिया है। अब उसका अगला काम था इस डिजर्ट डायमेंशन को भी अपनी शक्ति में बदलना, जैसे नारुतो और सास्के ने किया था। इसी तरह मदारा और हाशिरामा, साथ ही इंद्र और अशुरा, सभी ने कागुया की परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। अब ये छहों अपने अपने तरीकों से अपने गिवन डायमेंशंस को हासिल करने का तरीका ढूंढने लगे। दूर इंसानी दुनिया में बैठी कागुया संतुष्ट होकर मुस्कुरा उठी। जिस ट्रेनिंग को पूरा करने में उसे लगा था कि कम से कम 6 महीने लगेंगे, उसे उम्मीद नहीं थी कि नारुतो और उसके साथी सिर्फ 3-4 दिन में ये कर देंगे। इस रफ्तार से तो 1 हफ्ते से भी कम समय में ये सभी उसके बनाए डायमेंशंस को पूरी तरह अपना बना लेंगे। ब्लैक जित्सु ने हैरानी से पूछा कि आखिर वो इतना सब कुछ करके क्या हासिल करना चाहती है। कागुया कुछ पल चुप रही। कभी वो हर चीज को एक इकाई में मिलाना चाहती थी और इसी लालच ने उसे अपने ही बेटे के हाथों हजारों सालों की मुहरबंदी का सामना करवाया। लेकिन नारुतो की यादें देखने के बाद उसके अंदर धीरे धीरे एक बदलाव आया था। इस बार उसने भी सोचा कि वो उसी की तरह अपने साथियों की शक्ति पर भरोसा करेगी, लेकिन उसके द्वारा इस्तेमाल की गई भारी ओत्सुत्सुकी चक्रा इतनी विशाल थी कि दूर आउटर रेम्स में मौजूद हर ओत्सुत्सुकी उसकी उपस्थिति महसूस करने लगा। और इंसानी दुनिया के सबसे करीब मोमोशिकी और किंशिकी ही थे। मोमोशिकी पागल हंसी के साथ बोला, आखिरकार उस गद्दार कागुया का पता मिल ही गया। दोनों तुरंत मानव दुनिया की तरफ उड़ पड़े। कुछ ही घंटों में वो पृथ्वी के ऊपर पहुंच गए। उधर ओरोचिमारू के ठिकाने में मिनाटो के भीतर मौजूद जिनकुरामा उनकी मौजूदगी फौरन महसूस कर लेता है। सब हैरान थे, क्योंकि नारुतो की यादों के हिसाब से मोमोशिकी को तो 15 साल बाद आना था और अभी नारुतो और बाकी सब ट्रेनिंग से लौटे भी नहीं थे। अब दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी मिनाटो, टोबिरामा, हिरुजेन और इताची पर थी। चारों ने बिना वक्त गंवाए बैटल फॉर्मेशन ले ली। कुछ देर बाद मोमोशिकी और किंशिकी चक्रा सेंसिंग के आधार पर सीधे उन्हीं के सामने उतर आए। ऊपर से मोमोशिकी ने नीचे देखा और पाया कि 9 टेल्स चक्रा मिनाटो के शरीर में प्रवाहित हो रहा है। उसने आदेश दिया कि किंशिकी नीचे उतरकर स्थिति जांच करे। पल भर में किंशिकी मिनाटो के सामने आ खड़ा हुआ और एक जबरदस्त मुक्का मारा। उसकी रफ्तार इतनी अधिक थी कि मिनाटो को फ्लाइंग थंडर गॉड का सहारा लेना पड़ा। ऊपर खड़ा मोमोशिकी ये देखकर दिलचस्पी से मुस्कुरा उठा। बिना रिनेगन वाला भी स्पेस टाइम निंजुत्सु इस्तेमाल कर सकता है। अचानक सब अंधेरे में डूब गए। ये था टोबिरामा का जिंजुत्सु, ब्रिंगर ऑफ डार्कनेस जुत्सु किंशिकी, जो सेंसिंग पर निर्भर था। एक पल को वहीं जम गया। चारों तरफ से अदृश्य वार उस पर गिरने लगे। गुस्से से भड़ककर उसने हैमर ऑन एफ द वॉइड चलाया। एक ही वार में उसने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया और अंधेरे का जुत्सु टूट गया। दृश्य लौटते ही उसने डिवाइन चेस का प्रयोग किया और बिजली सी गति से टोबिरामा पर टूट पड़ा। एक टक्कर में उसे दूर पहाड़ की तरफ उड़ा दिया। टोबिरामा व्यंग्य पूर्वक हंसा और सोचा, कितना खतरनाक आदमी है ये। इन लोगों से तुलना करने पर उसने पाया कि बुरा मादारा भी कुछ हद तक सहने योग्य था। जमीन से टकराने से पहले टोबिरामा ने भी फ्लाइंग थंडर गॉड का प्रयोग कर
खुद को बचा लिया। वो और मिनाटो एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब वो प्लान लागू करने का समय था जिसे उन्होंने पहले ही तय किया हुआ था। हिरुजेन ने एन्मा को समन कर किंशिकी को रोकने का काम संभाल लिया और मिनाटो तथा टोबिरामा एक दूसरे पर अपने फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क्स लगा लेते हैं परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के लिए। उधर इताची ने सुसानो एक्टिवेट कर एक विशाल यासाका मागाटामा तैयार किया। ओबितो ने तुरंत उस पर कामुई की शक्ति का उपयोग किया। मागाटामा का रंग कामुई की वजह से धीरे धीरे पूरी तरह काला हो गया। इताची को हैरानी हुई कि ओबितो सिर्फ एक बार में उसके चक्रा फ्लो के साथ इतनी परफेक्टली सिंक हो सकता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहली बार उन्हें लगा कि उनके बीच मौजूद पुरानी राइवलरी अब रिस्पेक्ट में बदल रही है। इताची के अकात्सुकी में शामिल होने से लेकर आज तक दोनों के बीच हमेशा एक हल्का मतभेद रहता था। हमेशा सतर्क, हमेशा दूरी बनाए, पर आज वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। इताची ने निशाना साधा और काली मागाटामा को सीधा मिनाटो की डायरेक्शन में फेंक दिया। मोमोशिकी ने ये देखकर ठंडी हंसी छोड़ी। अपने ही साथी पर वार, कितना मूर्खतापूर्ण। लेकिन बिल्कुल उसी स्प्लिट सेकंड में टोबिरामा फ्लाइंग थंडर गॉड से सीधे किंशिकी के पीछे टेलीपोर्ट हो गया। असल में ब्रिंगर ऑफ डार्कनेस का सबसे बड़ा उद्देश्य उसी समय किंशिकी पर फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क लगाना था। अगले ही पल टोबिरामा और मिनाटो फ्लाइंग थंडर गॉड इंस्टेंट रोटेशन जुत्सु एक साथ चलाते हैं। उनकी पोजीशंस तेजी से स्विच होती हैं और कामुई बूस्टेड मागाटामा सीधे किंशिकी के शरीर से टकराती है। विस्फोट के साथ साथ कामुई का गहरा प्रभाव उसके भीतर फैल जाता है और अंत में किंशिकी पूरा का पूरा कामुई स्पेस में खिंचकर गायब हो जाता है। जनरल प्लान सफल होते देख सभी ने राहत की सांस ली। अब बस सामने खड़े मोमोशिकी को हराना बाकी था। लेकिन मोमोशिकी जरा भी परेशान नहीं दिखा, बल्कि व्यंग्य से बोला, नीच जीवों के लिए ये काफी सराहनीय है। अचानक उसके पास एक स्पेस टाइम पोर्टल खुला और उसी पोर्टल से किंशिकी बाहर निकल आया। सबके चेहरों पर सदमा था, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो कामुई स्पेस से बाहर आ सकता है। असल में किंशिकी की स्पेस टाइम क्षमता ओबितो से कई गुना आगे थी। वो पहले भी मोमोशिकी के साथ कागुया के कई सीक्रेट डायमेंशंस में घूमा था और स्नो डायमेंशन में उसे जांच करते हुए सास्के भी मिला था। कामुई से निकलना उसके लिए कोई चुनौती नहीं थी। ओबितो की आंखों से ठंडा पसीना बह निकला। क्या नारुतो और उसके साथी वाकई पिछले जीवन में ऐसे राक्षसों को हरा पाए थे? अचानक सैकड़ों लाल हथियार जैसे प्रोजेक्टाइल्स सब पर गिरने लगे। किंशिकी की गॉड वेपन्स टेक्निक, सभी अपनी अपनी तकनीकों से किसी तरह डिफेंस और डॉज करते रहे। ऊपर मंडराता मोमोशिकी सब देखकर बोला, अब इस तमाशे को खत्म करने का समय है। उसने कई चक्रा पिल्स निगल ली और उसके हाथों में एक विशाल गहरा लाल एनर्जी स्फीयर तेजी से बनना शुरू हो गया। पूरा होते ही उसने उसे सीधे सबकी तरफ उछाल दिया। समस्या ये थी कि उनके ठीक पीछे ओरोचिमारू का बेस था। अगर वो एनर्जी बॉल वहां लगती तो उसकी सालों की रिसर्च राख बन जाती। इसलिए मिनाटो ने आगे बढ़कर फौरन एक स्पेस टाइम नेट बैरियर डिप्लॉय किया। एनर्जी स्फीयर उससे टकराकर धीरे धीरे अब्सॉर्ब होने लगी और अंत में दूर स्पेस में ट्रांसफर कर दी गई। कुछ ही सेकंड बाद दूर आकाश में टेल्ड बीस्ट बॉल जैसे धमाके की आवाज गूंज उठी। उस स्तर का ब्लास्ट अगर यहाँ हुआ होता कोई भी जीवित नहीं बचता। मोमोशिकी ने हंसकर कहा, ठीक है, अब दूसरी स्फीयर का क्या करोगे? कहते हुए उसके दाएं हाथ में एक और एनर्जी स्फीयर और भी विशाल रूप ले रही थी। ही अपने दाएं हाथ में दोबारा एक नया एनर्जी बॉल तैयार कर लिया। मिनाटो की टेलीपोर्टेशन जुत्सु लगातार यूज नहीं की जा सकती थी, इसलिए सब लोग लगभग तय कर ही चुके थे कि एक्सपेरिमेंट छोड़कर फ्लाइंग राइजन से भागना पड़ेगा। लेकिन उसी पल अचानक एक जबरदस्त शिनरा टेंसी आया और मोमोशिकी के एनर्जी बॉल को जोर से उछालकर दूर फेंक दिया। आने वाला था नागाटो और उसके साथ था कोनान। मोमोशिकी ने नीचे खड़े नागाटो पर एक हल्की नजर डाली, लेकिन ध्यान से देखते ही उसका चेहरा विकृत हो गया, क्योंकि नागाटो के पास सिर्फ रिन्नेगन ही नहीं बल्कि ओत्सुत्सुकी इशिकी जैसी शक्ति भी मौजूद थी। अब मोमोशिकी को साफ समझ आ गया कि उसकी अटैक को एक ही झटके में क्यों रोक दिया गया। सामने वही था जिसके शरीर को इशिकी ने कभी कंटेनर की तरह इस्तेमाल किया था। दोनों एक ही ओत्सुत्सुकी कबीले से थे। वो नागाटो से बात शुरू ही करने वाला था कि पीछे से एक विशाल समन बीस्ट उस पर टूट पड़ा। किंशिकी ने तलवार नुमा चक्र से आगे बढ़कर मोमोशिकी को बचाया और उस बीस्ट का हमला रोक दिया। एक के बाद एक कई समन जानवर मोमोशिकी और किंशिकी पर टूट पड़े, लेकिन पलक झपकते ही मोमोशिकी ने सभी को खत्म कर दिया। फौरन ही नागाटो ने अपना इशिकी जैसा मोड एक्टिवेट कर लिया। उसकी एक आंख 8 कोण वाले पैटर्न में बदल गई। फिर उसने इशिकी की क्षमता छोड़ी। काले चक्र रॉड्स अचानक हवा में प्रकट होने लगे। मोमोशिकी ने अद्भुत फुर्ती से हमले से बचाव किया, लेकिन किंशिकी उन रॉड से पूरी तरह छेद दिया गया। मोमोशिकी समझ ही नहीं पा रहा था कि नागाटो इशिकी की शक्ति रखते हुए भी कैसे अपने दिमाग और पहचान पर पूरी पकड़ में है, क्योंकि सामान्य तौर पर
शक्ति पूरी तरह शरीर का नियंत्रण ले लेती है। लेकिन नागाटो ने शांत स्वर में कहा कि इशिकी जैसी चीज बहुत पहले नष्ट हो चुकी है। सामने खड़ा सिर्फ जिराया का शिष्य और नारुतो का सीनियर है। ये कहते ही नागाटो ने डाइकोकुतेन एक्टिवेट किया। तुरंत मोमोशिकी के ऊपर कई विशाल काले क्यूब्स प्रकट हो गए। मोमोशिकी भागते भागते लाल चक्र बॉल से ऊपर आते क्यूब्स को तोड़ने लगा। नागाटो ने उसकी मूवमेंट गिनकर अदृश्य काले रॉड्स लगातार फेंकना जारी रखा। जब बचना मुश्किल हो गया, मोमोशिकी ने गरज कर शिनरा टेंसेई छोड़ा और उन सभी रॉड्स को बड़ी मुश्किल से रोक दिया। इतने छोटे संघर्ष में ही मोमोशिकी को समझ आया कि उसकी भारी तैयारी भी शायद कम पड़ रही है। यहाँ आने से पहले उसने कई ग्रहों का चक्रा निगल रखा था। इस वक्त वो नारुतो की पिछली लड़ाई में मिले ओत्सुत्सुकी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन नागाटो की विरासत में मिली इशिकी स्तर की शक्ति के सामने वो कुछ खास कर नहीं पा रहा था। दूर खड़े किनशिकी को मोमोशिकी ने देखा, जो इस समय मिनातो की सीलिंग जुत्सु में बंधा हुआ था। मोमोशिकी के पास अब एक ही रास्ता बचा था, उसे तुरंत किनशिकी के साथ मर्ज होना था। किनशिकी ने जोरदार चीख के साथ मिनातो की सील तोड़ी और पूरी स्पीड में मोमोशिकी की तरफ उड़ने लगा। उड़ते हुए उसका शरीर चक्रा फ्रूट में बदल गया। मोमोशिकी उसे पकड़ने ही वाला था कि नीचे से ओबितो ने उस फल पर कमुई छोड़ दिया। फल लगभग छिन ही जाता। मोमोशिकी घबराकर दोनों हाथ उठाकर बांशो तेनिन चलाता है और जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण से वह फल सीधे उसकी हथेली में आ गिरता है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि ये कमजोर प्राणी उसके खिलाफ चालें चलने की हिम्मत कर रहे हैं। फिर किनशिकी में बदला हुआ चक्रा फ्रूट बड़े कौरों में निगलने लगता है। लोगों ने ये दृश्य पहले नारुतो की यादों में देखा था, लेकिन सामने देखकर सबको घिन और असहजता महसूस हुई। किनशिकी को पूरी तरह निगलने के बाद मोमोशिकी अपने पूरी इवॉल्व्ड असली रूप में बदल गया। कुछ ही वार में उसकी तेज योंगचुन स्टाइल मार्क तकनीकों ने सबको भारी चोट पहुंचा दी। सिर्फ नागाटो ने अपने शरीर को सिकोड़कर छोटे आकार में जाकर उन हमलों से बचाव कर लिया। इसके बाद वो मोमोशिकी के पीछे सामान्य आकार में लौट आया और पूरी ताकत से एक किक उसके पीठ की ओर मारी। लेकिन ये चाल मोमोशिकी की रिन्नेगन दृष्टि से छिप नहीं सकी। मोमोशिकी ने हल्का सा साइड स्टेप लेते हुए हमले से बचाव किया और उसी पल एक जबरदस्त शिनरा टेंसेई छोड़ दिया। नागाटो ने भी तुरंत अपना शिनरा टेंसेई एक्टिवेट कर दिया। दोनों के शरीर से निकली तीव्र प्रतिकर्षण शक्ति एक दूसरे की तरफ टकराई। कुछ देर तक बराबरी चलती रही, लेकिन आखिरकार मोमोशिकी की शक्ति भारी पड़ी। उसका शिनरा टेंसेई नागाटो की शक्ति को चीरता हुआ उसे हवा में उछालकर सीधा पहाड़ के अंदर धंसा देता है। अचानक जमीन से अनगिनत काले चक्र रॉड्स उभर आए। नागाटो ने भारी मात्रा में चक्रा जमीन में भेजकर हमला शुरू किया था। मोमोशिकी यह देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। आसमान में उड़कर उसने सभी रॉड्स से आसानी से बच लिया। लेकिन नागाटो रुका नहीं। कुछ ही पलों में काले रॉड्स इतनी मात्रा में फैल गए कि आसपास खड़े होने की कोई जगह ही नहीं बची। इन्हें फैलाकर नागाटो ने अचानक दोनों हाथ जोड़े और चिबाकू टेंसेई सक्रिय कर दिया। नीचे मौजूद सारी काली रॉड्स एक ही क्षण में मोमोशिकी की ओर खींचने लगीं, क्योंकि नागाटो ने उच्च स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल किया था। कोई अलग गुरुत्वाकर्षण गोला बनाने की जरूरत नहीं, सीधे विरोधी को ही गुरुत्वाकर्षण का स्रोत बना देना। विरोधी में जितना ज्यादा चक्रा उतना ज्यादा खिंचाव। अब मोमोशिकी को समझ आया कि नागाटो लगातार काले रॉड्स क्यों बरसा रहा था। ये सब चिबाकू टेंसेई के लिए सेटअप था। काले रॉड्स की घनी बारिश के बीच मोमोशिकी के पास अब बचने की कोई जगह नहीं थी। जब रॉड्स उसे आर पार करने ही वाले थे, उसने अपने चारों ओर लाल ऊर्जा का एक जाल फैलाया, जिसने थोड़ी देर के लिए सभी हमलों को रोका। लेकिन रॉड्स की संख्या इतनी अधिक थी कि जल्द ही उन्होंने उस रक्षा को तोड़ दिया। कुछ ही पलों में भारी भरकम चट्टानें मोमोशिकी के चारों ओर परत दर परत जमने लगीं और एक विशाल चिबाकू टेंसेई स्फीयर बनकर आकाश में लटक गई। नागाटो खून उगलते हुए भारी सांसें ले रहा था। इशिकी की शक्ति पहली बार यूज की थी, इसीलिए उसका शरीर इसे पूरी तरह सह नहीं पा रहा था। लेकिन उसे लगा इतना काफी है मोमोशिकी को रोकने के लिए, जब तक नारुतो बाहर ना आ जाए। लेकिन कुछ ही देर बाद उस विशाल गोले की सतह पर दरारें उभरने लगीं। अगले ही सेकंड कई ड्रैगन हेड, स्नेक बॉडी जैसे जीव उस गोले को चीरते हुए बाहर निकल आए। रक्त रंजित, लगभग पहचान से परे मोमोशिकी उस टूटे हुए चिबाकू टेंसेई से बाहर निकल आया। नागाटो की आंखें अविश्वास में फैल गईं। ये वही तकनीक थी जिसे उसने अपनी पूरी शक्ति से बनाया था। इस वक्त वो अपने हाथ भी उठाने की ताकत नहीं रखता था। एक कड़वी मुस्कान के साथ वो घुटनों पर गिर गया, देवताओं के प्रहार को स्वीकार करने की तैयारी में। ओत्सुत्सुकी शरीर की सहन शक्ति के कारण मोमोशिकी के घाव कुछ ही पलों में लगभग भर चुके थे। उसने अपने हाथ में लाल रंग का हथियार बनाया और शिनरा टेंसेई स्टाइल वार के साथ सीधे नागाटो की ओर फेंक दिया। जब वो वार नागाटो को भेदने ही वाला था, एक सफेद चमकते फ्लैश ने हवा को चीर दिया। नारुतो आखिरकार लौट आया था। सभी के घायल शरीर देखकर उसने सबसे पहले यांग रिलीज का इस्तेमाल करके सबका इलाज किया। फिर उसने ऊपर खड़े मोमोशिकी की ओर देखा। पूर्व जीवन में उसका बेटा बोरुतो, जिसके कारण जीवित बचता रहा, उसके सामने खड़ा वही मोमोशिकी अब फिर से उनके रास्ते में था। अब का मोमोशिकी वाकई देखने लायक हालत में नहीं बचा था। चेहरा फटा हुआ, शरीर पर जगह जगह चिथड़े। मोमोशिकी ने नारुतो को देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ
कि नारुतो के अंदर सिर्फ क्यूबी का चक्र ही नहीं बल्कि हागोरोमो जैसा अलग स्तर का चक्र भी था। वो खुद से बड़बड़ाया, ये ग्रह के लोग आखिर हैं क्या? क्यों हर किसी में ओत्सुत्सुकी जैसा चक्र मौजूद है? नारुतो हल्का हंसते हुए बोला, कुछ बातें मैं भी पूरी तरह नहीं समझा सकता, लेकिन इतना पक्का है कि तू अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। ये कहते ही नारुतो ने 6 पाथ्स मोड एक्टिवेट कर दिया। उसकी पीठ पर तैरते ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स 9 से बढ़कर 16 हो चुके थे। एक झटके में नारुतो गायब और अगली ही सांस में वो मोमोशिकी के पीछे प्रकट हुआ। एक शक्तिशाली किक ने मोमोशिकी को सीधा आकाश में उछाल दिया। नारुतो पीछे पीछे ऊपर गया और एक हाथ से ट्विन लायन फिस्ट्स बनाकर सीधे उसके पेट पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। ये वार इतना भीषण था कि मोमोशिकी लगभग अभी अभी निगला हुआ चक्रफल उगल देता, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। नारुतो की पीठ से निकले क्यूबी चक्र हाथ ने उसे फिर से पकड़ लिया। नारुतो के हाथ में चमकदार सफेद ऊर्जा जमा होने लगी। ये ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब को कोर बनाकर बनाया गया कॉम्प्रेस्ड रसेंगन था। मोमोशिकी चक्र हाथ में जकड़ा हुआ था, इसलिए उसके पास रसेंगन को अवशोषित करने का कोई मौका नहीं बचा। रसेंगन सीधा उसके पेट में ढस गया। विस्फोट होने से एक पल पहले नारुतो ने चक्र हाथ छोड़ दिया और फ्लाइंग राइजिन से नीचे जमीन पर लौट आया। अगले ही सेकंड आसमान में एक विशाल धमाका हुआ। तेज सफेद रोशनी सारे मैदान को रोशन कर गई। सबके चेहरे पर अविश्वास, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये दिखा नारुतो और मोमोशिकी गायब हुए और तुरंत बाद आसमान फट पड़ा। पूरी लड़ाई को एक सेकंड भी नहीं लगा। नागाटो नारुतो को देखकर हल्का मुस्कुराया। अब का मेरा शिष्य ये जरूर जीत सकता है। धमाका खत्म हुआ तो मोमोशिकी का शरीर बुरी तरह फटा पड़ा था। उसकी सारी घमंड भरी शक्ल गायब, लेकिन फिर भी वो गुर्राया। तुम नीच प्राणी, मुझे खिलौना समझते हो क्या? उसने केंशिकी स्टाइल ड्रैगन हेड स्नेक बॉडी वाले कई दानव नारुतो पर छोड़ दिए। नारुतो ने तो हिलने की भी जरूरत नहीं समझी। उसकी पीठ से निकले चक्र हाथों ने हर एक ड्रैगन का सिर पकड़ लिया, फिर बेमिसाल ताकत के साथ सभी को एक साथ घुमाकर तोड़ फेंका। मोमोशिकी की आंखें फट गईं। चाहे जितना हमला कर ले, नारुतो को वो छू भी नहीं पा रहा था। गुस्से में उसने मुड़कर मिनातो और बाकी साथियों पर हमला किया, लेकिन नारुतो बस मुस्कुराया। वो वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसे पता था क्या होने वाला है। अगले ही पल एक काला स्पेस टाइम दरवाजा मिनातो के सामने खुला और उसमें से सास्के बाहर आया, सीधे मोमोशिकी को जोरदार किक मारते हुए। नारुतो उसी क्षण फ्लाइंग राइजिन से सास्के के पास पहुंच गया और हंसते हुए बोला, इतनी जल्दी आ गया तू? फास्ट एंट्री भाई, फास्ट एंट्री। नारुतो फ्लाइंग राइजिन से सास्के के पास पहुंचा और मजाक करते हुए बोला, तू तो बड़ी देर से आया भाई। थोड़ी बातचीत के बाद सास्के ने उसे चेतावनी दी कि मोमोशिकी इस बार पिछले जीवन वाली लड़ाई से बिल्कुल अलग लग रहा है। नारुतो ने अंदाजा लगाया, लगता है इस बार वो और ज्यादा चक्रा निगलकर धरती पर आया है। हराना मुश्किल नहीं होगा, बस उसे मारते वक्त इतना ध्यान रखना है कि उसका खून बचा रहे। ओत्सुत्सुकी को पूरी तरह खत्म करने के लिए बोरुतो की शक्ति और मोमोशिकी का चक्र दोनों जरूरी थे, लेकिन बोरुतो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। ऐसे में उपयुक्त ओत्सुत्सुकी कंटेनर ढूंढना आसान नहीं था। उसी क्षण नारुतो के सामने एक स्पेस टाइम गेट खुला और उससे कागुया ओत्सुत्सुकी बाहर आए। उन्होंने बस नारुतो की वापसी महसूस की और बिना आराम किए यहीं आ गए। नारुतो ने समझ लिया कि उनका चक्र पहले से बहुत कम है, काफी कमजोर, लगभग उनके पिछले अवतार से भी ज्यादा। वो आगे बढ़ा और सम्मान से बोला, दादी आपने बहुत मेहनत की है। कागुया मुस्कुरा उठे। नारुतो और सास्के की प्रगति देखकर उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था। उन्होंने कहा, तुम पूरी ताकत से मोमोशिकी पर हमला करो। ओत्सुत्सुकी इतनी आसानी से नहीं मरते। जब वो हिलने डुलने लायक नहीं बचेगा, मैं खुद उसका खून सुरक्षित निकाल दूंगा। दूर से यह देखकर मोमोशिकी आग बबूला हो गया। एक ओत्सुत्सुकी को मनुष्यों के साथ देखकर उसने इसे अपने कबीले की बेइज्जती समझा। वह गरजा, मैं इस कागुया अपने हाथों खत्म करूंगा। लेकिन सामने नारुतो और सास्के खड़े थे, इसलिए वो भागने का मौका ढूंढने लगा। उसने दहाड़ते हुए लावा जाइंट फॉर्म सक्रिय किया। आग, फ्लावर्स, धरती चक्र से बना एक विशाल काय पिघलता हुआ दैत्य। नारुतो और सास्के ने एक दूसरे को देखा और हल्की मुस्कान आई। चलो इसे क्लास दें। पलक झपकते ही क्यूबी अपने आर्मर्ड मोड में प्रकट हुआ और मोमोशिकी के दैत्य से बड़ा और ज्यादा भयानक। क्यूबी ने जोरदार गर्जना की और कुछ ही वार में मोमोशिकी के लावा जाइंट को काटकर टुकड़ों में गिरा दिया। मोमोशिकी फिर से सामने आ गया। सास्के ने नारुतो की तरफ देखा। नारुतो समझ गया। उसने हाथ में 6 पार्ट्स रसेंगन बनाया। दोनों आगे बढ़े। जैसे ही तीनों मिलने वाले थे, सास्के ने अमिनो तेजिकारा से स्थिति बदल दी और मोमोशिकी बीच में आ गया। मोमोशिकी चौंका और नारुतो का रसेंगन देखकर हंसा। रसेंगन? ये तो मैं। वो अवशोषित करने ही वाला था कि सास्के ने दोबारा अमिनो तेजिकारा चलाया और नारुतो व सास्के ने जगह बदल ली। एक कुनाई ने मोमोशिकी की हथेली में मौजूद रिन्नेगन पर प्रहार किया और उसी पल नारुतो का रसेंगन सीधा उसके पेट में लगा। मोमोशिकी घूमता हुआ पहाड़ में जा टकराया। वो कड़कड़ाते गुस्से से उठा। एक विशाल डार्क रेड चक्र
बॉल बनाकर नीचे फेंकी और भागने की तैयारी में था। तभी उसके सामने एक और स्पेस टाइम गेट खुला। इस बार आया मदारा उचिहा। जैसे ही वो बाहर आया, उसने एक ही मुक्के में मोमोशिकी को दूर फेंक दिया। मोमोशिकी ने महसूस किया कि मदारा के अंदर भी ओत्सुत्सुकी जैसी शक्ति मौजूद है। उसने गुस्से में एक और बड़ा डार्क रेड चक्रा बॉल बनाया। नारुतो ने भी एक विनाशकारी रसेंगन तैयार किया और छलांग लगाकर सीधा मोमोशिकी से भिड़ गया। दोनों हवा में भयंकर रूप से टकराए। कुछ ही सेकंड में मोमोशिकी की ऊर्जा टूट गई और नारुतो का रसेंगन उसके पूरे शरीर को घेर गया। मोमोशिकी चिल्लाया, तू आखिर है कौन? नारुतो मुस्कुराया, मैं हूँ उजुमाकी नारुतो, भविष्य का 7वां होकागे। एक विशाल धमाके के साथ मोमोशिकी जमीन में धंस गया। मरते झुलते हाल में वो वहीं पड़ा रहा। नारुतो ने कागुया की तरफ देखा और थम्स अप किया। कागुया मुस्कुराए, फिर मोमोशिकी के पास जाकर उसका शेष ओत्सुत्सुकी चक्र निकालने लगे। मोमोशिकी के अंदर मौजूद ओत्सुत्सुकी शक्ति तेजी से होकर कागुया के शरीर में प्रवाहित होने लगी। मोमोशिकी ने यह देखकर घबराकर संघर्ष शुरू कर दिया। दूर हटो, तुम मेरी शक्ति क्यों ले रहे हो? लेकिन कागुया उसकी चीख पुकार को पूरी तरह अनदेखा करते रहे। मोमोशिकी की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा उनके शरीर में समाते ही कागुया का चक्रा काफी हद तक पुनर्स्थापित हो गया। मोमोशिकी लगातार शक्ति खोता गया और आखिरकार गहरी बेहोशी में गिर पड़ा। कागुया ने पीछे खड़े ब्लैक जेत्सु को बुलाया। उन्होंने जेत्सु को मोमोशिकी के शरीर पर चिपका दिया। यही वो तरीका था जिससे वे मोमोशिकी का ओत्सुत्सुकी चक्र भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे, ताकि जब सही कंटेनर मिले तो उसे दोबारा उपयोग में लाया जा सके। नारुतो मुस्कुराया, इस तरह हमारे पिछले जीवन में जिन जिन ओत्सुत्सुकी से लड़ना पड़ा था, अब सब खत्म हो गए, बस असली ओत्सुत्सुकी नेता को छोड़कर। फिलहाल दुनिया में थोड़ी देर की शांति लौट आई। 2 साल और 6 महीने बाद इस समय नारुतो के घर में उसकी और हिनाता की शादी की तैयारियां चल रही थीं, क्योंकि इस जीवन में कुशिना और मिनाटो दोनों जिंदा थे, इसलिए तैयारियां बेहद शानदार थीं। मिनाटो फ्लाइंग राइजन डिलीवरी मोड में शादी के निमंत्रण बांट रहा था। सबसे पहले वो जिरैया के पास पहुंचा। जिरैया ने कार्ड देखकर भावुक होकर कहा, सोचा नहीं था इस बार मैं नारुतो की शादी में सच में शामिल हो पाऊंगा। थोड़ी बातें करके मिनाटो आगे निकल गया। निमंत्रण बांटते बांटते उसके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया। फ्लाइंग राइजन प्लस फास्ट डिलीवरी सर्विस चल सकता है क्या? शादी का दिन इस जीवन में नारुतो हिनाता और सासके साकुरा दोनों की शादी एक ही दिन रखी गई। पहला टोस्ट उठाया हिरुजेन ने, नारुतो सासके तुम दोनों वाकई कोनोहा का गर्व हो। इसके बाद मदारा ने भी गिलास उठाया। कुछ लोग यहाँ पीकर नाटक करते हैं, पर मैं नहीं। लेकिन फिर उसने भी दोनों को शुभकामनाएं दी और एक ही घूंट में शराब खत्म कर दी। सबने दिल से अपना अपना आशीर्वाद दिया। नारुतो आंसू रोक नहीं पाया। इस बार वो अपने सभी प्रिय लोगों के साथ था। मिनातो और कुशिना खुशियों से रो पड़े। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने बेटे की शादी देखेंगे। जिरैया की आंखें भी भर आईं। सुनाड़े ने छेड़ा, अरे जिरैया इतना रो क्यों रहा है? आज खुशी का दिन है। हंसी खुशी के बीच नारुतो और सासके की शादी पूरी हुई। 12 साल बाद नारुतो के नेतृत्व में दुनिया ने इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण और शक्तिशाली दौर देखा। नारुतो दोबारा 7वां होकागे बन चुका था। उसकी शक्ति अब साधारण अवस्था में भी पुराने बैरियन मोड से ऊपर जा चुकी थी। इस पीढ़ी के नए निंजा बोरुतो, सारदा, मित्सुकी सभी अकादमी से निकल चुके थे। बोरुतो मिनाटो की ट्रेनिंग में फ्लाइंग राइजन भी सीख चुका था। मदारा और काकाशी दोनों ने मिलकर सारदा को अपने स्तर की ट्रेनिंग दी और वह नई पीढ़ी के सबसे मजबूत निंजा में गिनी जाने लगी। लेकिन शांति के बावजूद नारुतो और सासके रुके नहीं। वे लगातार अन्य ओत्सुत्सुकी निशानों की खोज कर रहे थे, जिनका जिक्र हगोरोमो ने किया था। कहीं दूर एक आकाश गंगा में कई ओत्सुत्सुकी सदस्य सफेद चोगे पहने इकट्ठे हुए थे। वे निश्चय कर चुके थे कि अब उनकी अगली लक्ष्य धरती निंजा वर्ल्ड है, क्योंकि यहाँ का चक्रा किसी भी ग्रह से अधिक समृद्ध था। इस बार उन्होंने 2 योद्धा भेजे। गिनशिकी जो अपने भाई किनशिकी की मौत का बदला लेने आ रहा था। कुनशिकी एक ओत्सुत्सुकी जिसकी शक्ति पुरानी पीढ़ी के इशिकी से भी अधिक बताई जाती थी। नई आपदा निंजा दुनिया पर उतरने ही वाली थी। ओत्सुत्सुकी आखिरकार सामने आ चुका था। दूर तारों के बीच कई ओत्सुत्सुकी एक साथ बैठकर निंजा वर्ल्ड पर फिर से हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। इस बार उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक योद्धा ओत्सुत्सुकी कुंशी को भेजने का फैसला किया था और उसके साथ उसके भाई ओत्सुत्सुकी गिनशी को भी। इधर नारुतो और बाकी सभी ने मोमोशिकी को हराए हुए 15 साल बीत चुके थे। निंजा वर्ल्ड अपने इतिहास की सबसे स्ट्रॉन्ग अवस्था में पहुंच चुका था। नारुतो की शक्ल सूरत अब भी ब्रुतोयुग जैसी ही थी, लेकिन चेहरे पर अब एक अनुभवी योद्धा वाली शांति और तेज साफ दिखता था। उसकी शक्ति अब इतनी गहरी और विशाल थी कि खुद उसको भी उसकी सीमा समझ नहीं आती थी। उसकी अपनी ही आकलन के मुताबिक 15 साल पहले वाले अपने 2 वर्जन को एक साथ हराना भी उसके लिए मुश्किल नहीं होता। अब नारुतो सिर्फ होकागे नहीं था, बल्कि 5 देशों की संयुक्त सेना का सुप्रीम कमांडर भी बन चुका था। इधर मादारा,
हाशिरामा, इंद्र और अशुरा पिछले कुछ सालों से आर्मी के स्पेशल कॉम्बैट एडवाइजर की तरह काम कर रहे थे। वे कोनोहा के अलावा बाकी चारों देशों के निंजा की स्ट्रेंथ बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पूरी निंजा दुनिया पहले कभी इतनी यूनाइटेड और पावरफुल नहीं हुई थी, लेकिन शांति के इस माहौल के बावजूद नारुतो को अच्छे से पता था कि यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। होकागे ऑफिस में खड़े नारुतो और सास्के दोनों ने अचानक हवा में फैल रही उस हल्की सी घबराहट को महसूस किया। यह वही एहसास था जो उन्हें पहली बार ओत्सुत्सुकी क्लैन के असली रूप को देखकर हुआ था। थोड़ी ही देर में मादारा और हाशिरामा भी ऑफिस पहुंच गए। जैसा सोचा था, उन्होंने भी वही भारी सी चक्रा तरंग महसूस कर ली थी। इतनी जबरदस्त चक्रा सिर्फ उसी एक खानदान की हो सकती थी और इसका मतलब साफ था, ओत्सुत्सुकी फिर से आए हैं। नारुतो ने तुरंत अपना होकागे क्लोक पहना और शिकामारू को आदेश दिया कि वह संयुक्त सेना को नागरिकों की सुरक्षा और निकासी की तैयारी करवाए। उधर कुंशी और गिंशी निंजा वर्ल्ड की सीमा तक पहुंच चुके थे। इस ग्रह में मौजूद विशाल ऊर्जा को महसूस करते ही उन्हें समझ आ गया कि पहले वाला आखिर क्यों बगावत कर बैठा था। अचानक उनके सामने 4 आकृतियां उभर आईं। नारुतो, सास्के, मादारा और हाशिरामा। कुंशी ने उन्हें देखकर हल्की सी तारीफ के अंदाज में कहा, इतनी जल्दी हमारी मौजूदगी पकड़ ली, नॉट बैड। नारुतो ने ध्यान से उनके चक्रा, उनके रूप और उनके व्यवहार को परखा। पिछली जिंदगी में यह दोनों कभी दिखाई नहीं दिए थे। उसने सीधे पूछ लिया कि वे यहाँ किस इरादे से आए हैं। नारुतो का नाम सुनते ही गिंशी गुस्से में आगे बढ़ने ही वाला था कि कुंशी ने उसे रोक दिया। उसके मुताबिक उन्हें मारने से पहले अपना परिचय देना जरूरी था ताकि वे समझ सकें कि उनके सामने कौन खड़ा है। कुंशी ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे कुछ भी नहीं हो और खुद का वह अपने भाई का परिचय दिया। यह सुनकर मादारा हल्का सा हंसा, तो वह कमीने का भाई, इसलिए शक्ल भी उतनी ही घटिया है। और उसने नारुतो से कहा, इनसे ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं। ओत्सुत्सुकी के साथ बातचीत का सबसे सही तरीका हमेशा से ताकत ही रहा है। ये कहते ही मादारा ने अपने शुद्ध लिम्बो क्लोन को एक्टिवेट किया, लेकिन उसके क्लोन की मार उन तक पहुंचती उससे पहले ही कुंशी का चक्रा अचानक कई गुना बढ़ गया। अगले ही पल उसकी द 80 गॉड्स वैक्यूम स्ट्राइक ने मादारा के पूरे लिम्बो डोमेन को उड़ा दिया। साथ ही हजारों नहीं लाखों चक्रा फिस्ट्स सीधे नारुतो और उसकी टीम की तरफ बढ़ने लगी। सास्के की आंखों में एक तेज चमक आई। ये कागुया की द 80 गॉड्स वैक्यूम स्ट्राइक, इसका स्केल तो उससे कहीं ज्यादा है। स्थिति बिगड़ते देख नारुतो बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ा। उसके पीछे अनगिनत चक्रा आर्म्स बने और उन सभी मुक्कों से भिड़ने लगे। कुछ सेकंड की टक्कर के बाद एक भारी वार ने नारुतो को पहाड़ के अंदर फेंक दिया। वह उठकर धूल झाड़ता है और शांत आवाज में कहता है, मानना पड़ेगा, पिछली पीढ़ी से काफी स्ट्रॉन्ग है। अचानक जमीन से ब्लैक जेत्सु उभर आया जो अब भी मोमोशिकी को अपने अंदर कैद किए था। कागुया ने कुंशी और गिंशी के चक्रा को महसूस करते ही ब्लैक जेत्सु को संदेश देने भेजा था। उसकी उम्मीद थी कि जब नारुतो उन्हें हरा दे तो उनकी जान बचा ले, क्योंकि आगे उनका बड़ा उपयोग है। नारुतो ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसके मन में था, अब सवाल यह नहीं कि उनकी जान बचाई जा सकती है या नहीं, बल्कि यह कि उन्हें हराया भी जा सकता है या नहीं। उधर गिंशी ने ब्लैक जेत्सु के अंदर कैद मोमोशिकी को देखा और क्रोध में पागल होकर उसकी तरफ झपटा। लेकिन तभी एक खतरनाक आभा वाला आदमी सामने आया, मादारा। उसने ठंडे स्वर में कहा, ब्लैक जेत्सु मेरा शिकार है, उसे खत्म करने का हक सिर्फ मेरा है। उसने अपनी तकनीक मैं सिर्फ मिल्क शेक पीता हूँ एक्टिवेट की और अपनी उचिहा फैन से गिंशी के हमले को सोख कर पलट दिया। अब जंग पूरी तरह भड़क चुकी थी। नारुतो और सास्के बनाम कुंशी, जबकि मादारा और हाशिरामा बनाम गिंशी। इसी बीच कुंशी की द 80 गॉड्स वैक्यूम स्ट्राइक फिर से आई, लेकिन इस बार सास्के बिल्कुल शांत था। अपने रेनेगन डायनेमिक विजन से वह उन सब प्रोजेक्टाइल्स के बीच से सहजता से निकल गया। वह सीधे कुंशी के सामने पहुंचा और बिना बात किए अपनी कुसानागी तलवार ऊपर से नीचे की ओर चलाई, पर वार पड़ने से पहले कुंशी गायब हो गया। अगले ही पल वह सास्के के पीछे प्रकट हुआ और काले रॉड से आर पार करने ही वाला था। सास्के ने पल भर में कुसानागी को पीछे ले जाकर वार रोक लिया और तेजी से पीछे हट गया। वह तनाव में बोला, अपने रिनेगन के बावजूद वह यह नहीं देख पाया कि कुंशी पल भर में गायब होकर उसके पीछे कैसे पहुंच गया। 2 के बनाम 1 होने के बावजूद नारुतो सास्के को जरा सा भी फायदा नहीं मिल रहा था। कुंशी की स्पीड और ताकत दोनों ही अगल स्तर की थीं। कुछ झटकों के आदान प्रदान के बाद कुंशी ने अपना ब्याकुगन बदलकर चमकता हुआ गोल्डन 10 सेकंड प्रकट किया। वह दोनों को घृणा भरी नजर से देख रहा था और उसके हाथों में आसमान को चीर देने वाली गोल्डन दिव्य तलवार बन गई। एक नजर में नारुतो ने पहचान लिया, यह वही गोल्डन व्हील रिबर्थ टेम्बो थी जिससे पहले वो चांद को 2 हिस्सों में काट चुका था। यह तो धरती को चीरने का इरादा लग रहा है। तुरंत नारुतो ने ओत्सुत्सुकी मोड एक्टिवेट किया। उसकी गोल्डन चादर सफेद दिव्य वस्त्र में बदल गई और सिर पर 2 सींग उभर आए। कुंशी यह देखकर एक पल को हैरान रह गया। तो कागुया, उस गद्दार का चक्रा, एक निम्न प्रजाति के जीव ने हमारी शक्ति छू ली। अगले ही क्षण कुंशी की गोल्डन तलवार
धरती को दो हिस्सों में काटने के इरादे से सीधे नारुतो पर उतरी। नारुतो ने तेज चीत्कार करते हुए दो विशाल चक्रा आर्म्स बनाए और नंगी हथेलियों से उस तलवार को रोका, लेकिन कुंशी की खतरनाक ताकत ने उसे और नीचे धकेलते हुए पूरी जमीन को 100 मीटर तक ढसा दिया। नारुतो चाहता तो फ्लाइंग राइजिन से आसानी से बच सकता था, पर ऐसा करने पर नीचे की धरती तबाह हो जाती, इसलिए उसने तलवार थामे ही रहना चुना। तलवार रोकते हुए उसने पीछे खड़े कुरामा को इशारा किया और आसमान में लगातार टेल्ड बीस्ट बम फायर होने लगे। कुंशी ने तुरंत एक विशाल फिजिकल बैरियर नेट फैला दिया जो उन सभी हमलों को रोकता चला गया। जैसे ही वह बैरियर पर ध्यान देता, नारुतो ने नो टेल्ड मसल बूस्ट का इस्तेमाल कर अपनी पूरी ताकत चरम पर खींच ली। एक जोरदार झटके में उसने गोल्डन तलवार कुंशी के हाथों से छीन ली और सीधे अंतरिक्ष की तरफ फेंक दिया। कुंशी कुछ समझ पाता उससे पहले एक सफेद चमकती किरण हवा चीरते हुए आई। ओत्सुत्सुकी मोड़ वाला नारुतो टेल्ड बीस्ट बम की विस्फोट तरंग के बीच कूद गया और पूरी शक्ति से मुक्का कुंशी की डिफेंस शील्ड पर मारा। शील्ड एक झटके में टूटकर बिखर गई। कुंशी हैरान और क्रोधित, गति वह मुझसे भी तेज। वह नारुतो का गला पकड़ने झपटा, लेकिन नारुतो बस मुस्कुराया। अगले ही पल उसकी जगह सास्के खड़ा था, जिस पेंसो अमेनो तेजिकारा से स्वैप किया गया था। सास्के की कुसानागी तलवार कुंशी को बीच से काटने ही वाली थी कि तभी कुंशी के शरीर से भयानक दबाव निकला। उसने दिव्य तकनीक आयरन फैन बैरियर शरीर से ही सक्रिय कर कुसानागी के वार को रोक दिया। सास्के ने पहली बार किसी को नंगी देह से कुसानागी रोकते देखा था। वह पीछा छोड़ने वाला नहीं था। दूसरे हाथ से उसने सिक्स पाथ चिदोरी चलाया जो सीधा कुंशी की ओर बढ़ा, लेकिन कुंशी फिर से गायब। सास्के हैरान। उसे समझ आ गया कि कुंशी किसी ऐसी स्पेस टाइम स्किल का उपयोग कर रहा है जिसे सक्रिय करने के लिए कोई जुत्सु या मुहर नहीं चाहिए। कुंशी को पढ़ने के लिए सास्के पीछे हट गया और नारुतो को अकेले आगे बढ़ने दिया, जबकि वह अपने डबल सिक्स टोमो रिनेगन से कुंशी की हर हरकत पर नजर रखने लगा। कुंशी फिर आकाश में प्रकट हुआ। वह हंसते हुए बोला, तुम्हारा तेंशो ryukten जैसे कौशल हमारे उच्च देवों के लिए तो सबसे बुनियादी स्किल है। अगले ही पल उसकी पीठ से हजारों कोकुशी किलिंग बोन स्पाइक्स उभर आए। नारुतो ने उन्हें पहले भी देखा था, जानता था एक भी हड्डी लग गई तो शरीर पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। कुंशी ने अपनी आस्तीन झटकी और हजारों कोकुशी बोन बारिश की तरह बरसने लगे। नारुतो सोने की चमक बनकर उनके बीच से गुजरता रहा। जितनी जगह थी उतने गैप में बचना, जितना स्पेस मिला उतना स्पेस फिसल कर निकल जाना। धीरे धीरे उन बोन की बौछार कमजोर होने लगी। कितना भी कोशिश करे, कुंशी एक भी वार नारुतो को नहीं छू पा रहा था। यह देखकर वह कुंशी गुस्से से दहाड़ा, तुम जैसे कीड़े यहीं खत्म हो जाओ। लेकिन नतीजा उसकी इच्छा जैसा नहीं हुआ। हमला रोकते ही उसकी सांसें भारी होने लगी, यहाँ तक कि एक ओत्सुत्सुकी के लिए भी इस तकनीक का खर्चा बेहद भारी था। उसी समय आसमान से नारुतो की चुटकी भरी हंसी आई। ओह, तो देवता भी इतनी दयनीय शक्ल बना लेते हैं। अगले ही पल नारुतो उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुआ और पूरी ताकत से किक मारी, पर टक्कर का एहसास नहीं आया। कुंशी फिर से स्पेस बेंडिंग का उपयोग कर तुरंत गायब हो गया और एक और प्रकट हुआ। पास में खड़े सास्के को समझ आ गया। वह नारुतो के पास उड़कर पहुंचा और बोला। उसकी माथे की तीसरी आंख शायद खतरा महसूस करते ही अपने आप उसे ऑटो डॉज करवा देती है। नारुतो का वार बिल्कुल अनसीन कॉर्नर से था, फिर भी वह बिना देखे बच निकला और डॉज के बाद सीधे सबसे फायदे वाली पोजीशन पर प्रकट होता है। नारुतो ने भौहें चढ़ाई, यानी बिल्कुल गारा की ऑटो डिफेंस सैंड की तरह। खतरा लगते ही खुद ब खुद बचा। कुंशी ने देखा कि सास्के उसकी क्षमता पहचान चुका है। उसका गुस्सा सास्के पर टिक गया। कारण कुछ भी हो, आज तुम यहीं मरोगे। ये सुनकर नारुतो को अपनी पिछली जिंदगी का जिगेन वाला पहला संघर्ष याद आ गया। ओत्सुत्सुकी हर एक खुद को खुदा समझता है। उसने हाथ जोड़कर सिक्स पाथ मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु सक्रिय किया। सफेद धुएं के बाद लाखों नारुतो आकाश और जमीन पर फैल गए। हर जुत्सु की कमजोरी होती है। नारुतो देखना चाहता था कि कौन पहले टूटेगा, कुंशी की ऑटो डॉज क्षमता या वह खुद। हर क्लोन ने एक एक सिक्स पाथ बिग रसेंगन बनाया और कुंशी पर टूट पड़ा। ओत्सुत्सुकी जिन्हें निंजुत्सु आता ही नहीं, उनके लिए यह दृश्य भ्रमित कर देने वाला था। चाहे नारुतो किसी भी दिशा से आए, कुंशी की माथे की तीसरी आंख उसे तुरंत चकमा दिला देती थी। लेकिन समय बढ़ते बढ़ते एक क्लोन कुंशी के सफेद दिव्य वस्त्र को छू गया। नारुतो की आंखें चमकी। सास्के ने भी यही नोटिस किया। उसने तुरंत 10 से ज्यादा छुपे हुए शैडो क्लोन बनाए और हर क्लोन ने सुसानो एरो एक्टिवेट कर तीर चलाना शुरू किया। कुंशी सोच रहा था वह सास्के के तीर सोख लेगा, लेकिन नारुतो के लगातार हमलों ने उसे मौका ही नहीं दिया। धीरे धीरे वह थकने लगा और तब उसे समझ आया नारुतो के क्लोन उसे मारने नहीं बल्कि उसकी ऑटो डॉज क्षमता को ओवरलोड करने के लिए थे। जितना वह क्लोन्स हटाता, नारुतो उतने ही नए बना देता। आखिरकार कुंशी दर्द से अपनी माथे की तीसरी आंख पकड़कर झुक गया। नारुतो और सास्के पहले से तैयार खड़े थे। नारुतो ने सिक्स पाथ रसेंगन लैंस और सास्के ने सिक्स पाथ केंजुत्सु रेजिन तैयार किया। अमेनो तेजिकार सक्रिय हुआ और कुंशी सीधे उनके बीच स्वैप होकर फंस गया। एक चीख गूंजी और नारुतो और सास्के ने कुंशी को सील कर दिया। उधर मादारा और हाशिरामा ने भी गिंशी को हरा दिया और दोनों ओत्सुत्सुकी को सीधे कागुया की ओर ले गए। धमाका। नारुतो आखिरकार 10 पूंछ का जिंचुरिकी बन चुका था। इस वक्त
नारुतो कुनशी और इनशिया को लेकर कागुयान के पास पहुंचा। कागुयान ने अपनी मेमोरी सर्च क्षमता का इस्तेमाल करके कुनशियस और हिनशियन की यादें पढ़ ली। हर होत्सुत्सुकी के पास अपनी एक 10 पूंछ होती है और कागुया इन्हीं दोनों की 10 पूंछ की लोकेशन ढूंढ रही थी। काफी खोज के बाद कागुयान को वह स्थान मिल गया। उसने अपनी विशेष शक्ति से एक स्पेस टाइम गेट खोला और सभी उसके भीतर चले गए। अंदर पहुंचते ही उन्हें वही जगह दिखी जहां पहले भी 10 पूंछ को कैद किया जाता था। फर्क बस इतना था कि इस बार दीवारों पर अलग अलग टोटम जैसे निशान उकेरे हुए थे। कागुया आगे बढ़ी, उन आकृतियों को छूते हुए बोली, ये पत्थर हमारे ओत्सुत्सुकी कबीले की फैंटम स्टोन है। इसमें चक्र डालो तो ऊपर के प्लेटफॉर्म पर इससे जुड़ी सारी जानकारी दिखने लगती है। नारुतो ने पहले कुनशी और यिनशियोन की छवियों को देखा, फिर उसकी नजर एक बिल्कुल अनजान चेहरे पर रुकी। वह पूछ बैठा, ये कौन है? कागुया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, ओत्सुत्सुकी कुनशी। वह आगे बोली, यह हमारे कबीले का एक सुपर जीनियस था, इतना प्रतिभाशाली कि बिना फल खाए भी ऊपरी देवताओं को चुनौती दे देता था, और वह मेरा बचपन का गुरु था। यह कहते हुए कागुया की आंखों में हल्की उदासी साफ दिख रही थी। उसके अनुसार अभी जब उसने कुनशी की यादें देखी तो उसे पता चला कि कुनशी ने कागुया को पकड़ने से रोकने के लिए कबीले के आदेश तोड़े और इसी वजह से उसे सजा देकर मार दिया गया। नारुतो से यह सुनकर गंभीर आवाज में बोला, तो ओत्सुत्सुकी कबीले में ऐसे लोग भी थे जो रिश्तों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते थे। अचानक दूर कहीं से जंगली जानवर जैसे गर्जन की आवाज आई। कागुया बोली, अब शुरू करते हैं, तुम सब असली शक्ति देखोगे। उसने हाथ उठाया और कुनशी तथा उइनशी के शरीर हवा में उठकर अपनी अपनी 10 पूंछ की ओर बढ़ने लगे। मृत्यु के बिल्कुल कगार पर ओत्सुत्सुकी कुनशी अचानक होश में आ गया। उसे अपनी हालत और कागुया से दिखी तो वह क्रोध में चिल्लाया, कबीला तुम्हें और इस धरती को कभी नहीं छोड़ेगा, तैयार हो जाओ कबीले के प्रमुख का क्रोध झेलने के लिए। कागुयाओ ने उसकी बातों को बिल्कुल अनसुना कर दिया। दोनों 10 पूंछ ने अपने विशाल मुंह खोलकर कुनशी और इनशी को पूरा निगल लिया। अगले ही पल गहरा लाल काला चक्र पूरे 10 पूंछ को ढक लेने लगा। वे एक झटके में विकसित होकर काले डंडों की बेड़ियों से आजाद हो गईं। उनकी दहाड़ और दबाव ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। निंजा युद्ध के समय की शक्ति से कई गुना ज्यादा भयानक। दोनों 10 पूंछ ने बिना रुके टेल बीस्ट बम की बारिश नारुतो और बाकी लोगों की तरफ दाग दी। उनका हमला बेहद विनाशकारी था। किसी भी साधारण निंजा के लिए बचना नामुमकिन। 10 पूंछ अभी भी चेतना में अस्त व्यस्त थी, इसलिए वह नारुतो और बाकी लोगों की बराबरी नहीं कर पाई। आखिरकार उन्होंने 6 पाथ्स सील गेट्स का उपयोग करके उसे थोड़े समय के लिए फिर से बांध दिया। जब दोनों 10 पूंछ ने कुनशी और यिनशी की शक्ति पूरी तरह पचा ली तो कागुया हवा में ऊपर उठी, दोनों हाथ फैलाए और ओत्सुत्सुकी कबीले की एक विशेष कला का उपयोग करके दोनों 10 पूंछ को चक्र फल चाक्रा फ्रूट में बदल दिया। काफी चर्चा के बाद सभी ने तय किया कि ये दोनों फल नारुतो और सास्के द्वारा खाए जाएंगे। नारुतो इस तरह की शक्ति पाना पसंद नहीं करता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि अंतिम ओत्सुत्सुकी को हराने के लिए साधारण तरीकों से जीतना लगभग नामुमकिन है। उसने धीमे से कहा, अगर मुझे ही यह बोझ उठाना है तो ठीक है। और फिर नारुतो और सास्के दोनों ने चक्रफल निगल ली। कुछ ही सेकंड बाद दोनों का चेहरा नीला पड़ने लगा और वे पीछे की ओर गिर पड़े। हाशिरामा घबरा गया, नारुतो, सास्के। लेकिन कागुया ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, वे दोनों अपने अपने मानसिक क्षेत्र में 10 पूंछ का सामना करेंगे, उन्हें जीतना ही होगा। यह कहकर उसने दोनों के शरीर पर हाथ रख दिया। दूसरी ओर एक अलग धुंधले पीले से मानसिक संसार में नारुतो और सास्के दोनों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके सामने वही 10 पूंछ खड़ी थीं, जिन्हें उन्होंने अब भी निगला था। नारुतो हैरान रह गया। उसने पेट पर हाथ रखकर पूछा, कुरामा, ये क्या हो रहा है? लेकिन कुरामा की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उसी उलझन में अचानक कागुया की चेतना उसके सामने प्रकट हुई। वह बोली, क्योंकि कुरामा खुद भी चक्र का एक रूप है और 10 पूंछ का ही हिस्सा है। जब तुमने 10 पूंछ को निगला तो शक्ति स्तर के अंतर के कारण कुरामा को 10 पूंछ ने सीधे अपने भीतर समा लिया। यह सुनकर नारुतो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, वह घबरा कर बोला। उसे वापस लाने का कोई तरीका तो होगा, कागुया, बताओ। कागुया ने हल्की ठंडी मुस्कान दी। तरीका है, लेकिन आसान नहीं। तुम्हें बिना कुरामा की मदद के 10 पूंछ को हराना होगा, उसने समझाया। सामान्य जिनचूरी की और टेल्ड बीस्ट की लड़ाई में चक्र और चेतना अलग किए जाते हैं और विजेता दूसरे का चक्र पा लेता है। लेकिन 10 पूंछ के साथ मामला उल्टा है। तुम्हें उसकी चेतना को उसके चक्र से अलग करना होगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो कुरामा की चेतना 10 पूंछ की चेतना को निगलकर फिर से प्रकट हो जाएगी। नारुतो ने दोनों हाथ भींचकर सीने पर रखे, चेहरा दृढ़, आंखों में आग। कुरामा, थोड़ा और इंतजार कर। वह गहरी सांस लेकर बोला, मैं अभी तुम्हें वापस लेकर आता हूँ। अब नारुतो का एक ही लक्ष्य था, 10 पूंछ को हराना, ताकि उसकी शक्ति हासिल कर सके और उसके भीतर कैद कुरामा को वापस ला सके। 10 पूंछ ने उसे देखते ही गुर्राहट भरी। इसके मुंह के सामने एक गहरे लाल रंग का नकली टेल्ड बीस्ट बम बनने लगा। इस समय नारुतो के पास न कुरामा की शक्ति थी, न ही छहपत की सहायता। उसे सिर्फ अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करना था। उसने तेजी से हाथ जोड़कर
5 परतों वाला रासेनमोन 5 लेयर्ड राशोमोन बुलाया, लेकिन 10 पूंछ का हमला रासेनमोन को पूरी तरह रोक नहीं पाया। नारुतो ने तुरंत वुड शील्ड बैरियर, वुड रिलीज शील्ड खड़ा किया। कई परतों के लकड़ी के ढाल उसके चारों तरफ जमा हो गए और आखिरकार वह प्रहार को रोकने में सफल रहा। जैसे ही बैरियर खुला, सामने 10 पूंछ की कई पूंछें तूफान की तरह उस पर टूट पड़ी। नारुतो ने तेजी से एक तरफ छलांग लगाई और प्रहार से बच गया। हाथ जोड़कर उसने सेज 8 मेजन गेट्स बुलाए। 11 विशालकाय द्वार आकाश से गिरे और उन्होंने 10 पूंछ के सिर और पूंछों को जकड़ लिया। 10 पूंछ कुछ पल के लिए पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। नारुतो के पीछे एक आत्मिक छाया बनी। वह तैयारी कर रहा था चक्र खींचने वाली रस्साकशी, कॉन्शियसनेस टग ऑफ वॉर के लिए। लेकिन अचानक 10 पूंछ ने अपने शरीर से हजारों छोटी मानव आकृति मिनी टेन टेल्स निकाल दिए, जो सीधे नारुतो पर टूट पड़े। नारुतो मुस्कुराया। संख्या, इसमें तो मैं मास्टर हूँ। उसने हाथ जोड़कर उनसे 5 गुना ज्यादा अपने शैडो क्लोन बना दिए। दोनों तरफ से हजारों की भिड़ंत शुरू हो गई। क्लोनों और छोटे 10 पूंछों की एक विशाल युद्ध भूमि। कुछ ही देर में संख्या और रणनीति के दम पर नारुतो जीत गया। बचे हुए हर क्लोन ने अपने हाथों में रसेन शुरिकेन तैयार किया। यह देखकर 10 पूंछ के पेट में एक अजीब सी सनसनाहट हुई, जैसे यह दृश्य उसने पहले भी कहीं देखा हो। चारों दिशाओं से रसेन शुरिकेन का तूफान 10 पूंछ पर टूट पड़ा। अचानक 10 पूंछ के शरीर पर लंबे सफेद बाल लिपटने लगे। नारुतो ने ऊपर देखा। कागुया की चेतना 10 पूंछ के सिर पर खड़ी थी। उसके बालों ने 10 पूंछ को जकड़ रखा था। मेघन गेट्स और कागुया की शक्ति मिलकर कमजोर पड़े 10 पूंछ को पूरी तरह दबोच चुकी थी। नारुतो ने उत्साह में कहा, थैंक यू कागुया। उसने गहरी सांस ली और पीछे की अपनी आत्मिक छाया 10 पूंछ के शरीर को छूने के लिए बढ़ाई। फौरन उसकी चेतना एक नीली रोशनी की रस्सी बनी, जबकि 10 पूंछ की चेतना लाल रोशनी की रस्सी में बदल गई। दोनों रस्सियां आकाश में आपस में लिपट गईं और नारुतो ने अपनी पूरी जान लगाकर उसे पीछे खींचना शुरू कर दिया। अगर वह 10 पूंछ की चेतना को उसके शरीर से निकाल देता तो कुरामा की चेतना पूरी तरह से वापस लौट आती। लेकिन चक्र शक्ति के मुकाबले नारुतो कहीं छोटा था। शुरुआत में ही 10 पूंछ ने उसे दबा दिया, पर इस लड़ाई का असली नियम शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति थी। नारुतो ने भी धरती कांपती दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से रस्सी खींची। 10 पूंछ की चेतना एक लंबा हिस्सा खींचकर बाहर आ गया, लेकिन उसी पल लाल चेतना नारुतो के शरीर पर चढ़ने लगी। उसकी सोच धुंधली होने लगी। यह 10 टेल्स इन्फेक्शन की शुरुआत थी। वह उसे अंदर से निगल रहा था। अचानक अंधेरे में निंजा दुनिया का फैमिली फोटो उसके सामने उभरा। सबके चेहरे पर खुशी से भरी मुस्कान थी। जैसे ही वह फोटो को छूने बढ़ा, काले अंधेरे से पेड़ की जड़ें निकलीं और उसे कसकर बांध लिया। इन जड़ों ने उस फोटो को और नारुतो के शरीर को टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर दिया। नारुतो ने चीखते हुए कहा, रुको! और उसी क्षण ओत्सुत्सुकी नेता द्वारा पहले की गई निंजा दुनिया पर चढ़ाई की यादें उसके दिमाग में तूफान की तरह लौट। सामने अपने साथियों और परिवार को गिरते देखना और खुद का कुछ भी नहीं कर पाना, वही बेबसी, वही पछतावा फिर से नारुतो के पूरे तन मन पर छा गया। उसका सिर फटने जैसा दर्द करने लगा, मानो आत्मा को भीतर से कोई चीर रहा हो। उसने खुद से पूछा, क्या दोबारा जन्म लेकर भी मैं आखिर में हार ही जाऊंगा? नारुतो संघर्ष करता रहा, लेकिन इस मानसिक बंधन से बाहर निकलने में पूरी तरह असमर्थ था। जब वह लगभग हार मान ही रहा था, अचानक एक फर वाला पंजा धीरे से उसके कंधे पर आया। वह आवाज आई, इतनी जल्दी हार मान ली? ये तुम्हारी पहचान नहीं है। वह था कुरामा। 10 पूंछ की चेतना में घुला मिला होने के बावजूद उसकी आवाज में वही पुरानी गर्माहट थी। कुरामा की बातें नारुतो के दिल पर एक साफ चमकती पानी की बूंद की तरह गिरी। नारुतो ने हल्की मुस्कान दी। हार मानना मेरी निंजा वे में नहीं है। अचानक चारों ओर की काली दुनिया तेज रोशनी से भर गई। टूटा हुआ फैमिली फोटो और नारुतो का शरीर दोनों फिर से जुड़कर मूल रूप में लौट आए। होश में आते ही नारुतो मुस्कुराया, सॉरी कुरामा, सॉरी कागुया, तुम दोनों को चिंतित कर दिया। और फिर उसके शरीर से एक विशाल भंवर शक्ति फट पड़ी। उसकी पीठ से निकली एडामांटाइन चेन्स 10 पूंछ को चारों तरफ से बांधने लगी। उसकी हरकतें रोकते हुए उसके चक्र को भी दबाने लगी। जब नारुतो ने पीछे देखा तो उसके पीछे कुरामा का आत्मिक रूप, बाकी 8 टेल्ड बीस्ट और कागुया का आत्मिक रूप सब खड़े थे। वे सब उसके साथ मिलकर 10 पूंछ की चेतना को खींचने में मदद कर रहे थे। नारुतो की आंखें भर आईं। सही कहते हो, रिश्तों की ताकत हमेशा खून खौला देती है। सभी ने मिलकर पूरा जोर लगाया और रस्साकशी में स्थिति एकदम उलट गई। 10 पूंछ कितना भी तड़पा ले, अब वह अपनी चेतना को चक्र से अलग होने से रोक नहीं पा रहा था। लाल रोशनी में सिमटी 10 पूंछ की चेतना हवा में तैरने लगी। नारुतो ने सीलिंग जुत्सु से
उसे मानसिक संसार की सबसे गहरी परत में मुहरबंद कर दिया और तभी 10 पूंछ का रूप अचानक बदलने लगा। वह अब डरावना राक्षस नहीं लग रहा था, बल्कि थोड़ा लोमड़ी जैसा। नारुतो सतर्क होकर आगे बढ़ा। कुरामा, क्या ये तुम हो? कुरामा ने उसे देखते ही जोर से हंस दिया। अब उसकी चेतना पूरी तरह 10 पूंछ के शरीर पर कब्जा कर चुकी थी, लेकिन वह बोला, ये शक्ल तो बहुत घटिया है, और उसने तुरंत अपना रूप बदल लिया। अपने पुराने 9 पूंछ वाले शरीर में बस इस बार 10वीं पूंछ भी मौजूद थी। अब नारुतो 10 पूंछ का सच्चा जिंचुरी की बन चुका था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कुरामा ने अपना पंजा उसके हाथ पर रखा। उस पल नारुतो को अपने पिछले जन्म की वह आखिरी विदाई याद आई, जब बैरियन मोड के दौरान कुरामा गायब हो गया था और वह चीख चीख कर कह रहा था, मत जाओ, लेकिन रोक नहीं पाया। इस बार उसके पास कुरामा की रक्षा करने की शक्ति थी। अब कभी अलग नहीं होंगे। 10 पूंछ रूपी कुरामा चमकदार धारा बनकर नारुतो के अंदर वापस समा गया। वास्तविक दुनिया में नारुतो की आंखें एक झटके में खुल गईं।